संचालक महोदय से आपका परिचय करवाती हूँ। और आज के कार्यक्रम के आप विशिष्ट अतिथि भी हैं और संचालक भी है डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी। आप रिटायर्ड रीजनल आयुर्वेदिक एंड यूनानी ऑफिस से रिटायर्ड है उत्तर प्रदेश से। आप प्रेसिडेंट विश्व आयुर्वेद परिषद उत्तर प्रदेश से हैं तथा ऑफिस सेक्रेटरी विश्व आयुर्वेद परिषद सेंट्रल ऑफिस से हैं और रिसेंटली यू आर नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ कोर्ट श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा। इस सिलेक्शन के लिए भाई साहब मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपको अभिनंदन करती हूं और आपका आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रही हूं कि आज के 250th कार्यक्रम को आप संचालित करके हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर सुरेंद्र जी चौधरी, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये मेरे लिए निश्चित रूप से एक बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया। 250वां व्याख्यान माला का आज श्रृंखला में दिन है और उससे भी अधिक आपने मुझे इसके संचालन के लिए कहा, तो निश्चित रूप से मेरा ये सौभाग्य है कि इस विशिष्ट दिन में आप लोगों से जुड़ा और वो भी एक संचालन के लिए एक अधिकार के साथ आपने मुझे बुलाया है। तो मैं निश्चित रूप से आयोजकों का, खासतौर से डॉक्टर हेतल जी का निश्चित रूप से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। हमारे बीच में आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर योगेश मिश्रा जी, हमारे मुख्य वक्ता और एक अन्य विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नितिन जी भी जुड़ गए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं आज की इस सभा में और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूं। किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करना एक चुनौती है, ये हम सब लोग जानते हैं। उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, उसकी उपयोगिता क्या रहेगी, उसका कोर्स क्या रहेगा, किस तरीके के लोगों के लिए हम ये कार्यक्रम करेंगे, किस तरह के हमारे पास वक्ता होना चाहिए, आदि आदि बहुत सारे विषय हैं जो हम किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व सोचते हैं और लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है कि हम किसी कार्यक्रम को कैसे शुरू करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि कार्यक्रम शुरू करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन उस कार्यक्रम की निरंतरता, एक अथक प्रयास की जहां जरूरत होती है, वो बहुत बड़ा काम है। और 5 निरंतर वर्षों से इस व्याख्यान माला को चलाना निर्बाध गति से, बिना किसी रुकावट के, निश्चित रूप से आप लोगों के सामने बहुत सारी परेशानियां, व्यवहारिक परेशानियां आई होंगी, प्रशासनिक परेशानियां भी आई होंगी, लेकिन आपने एक ये ऐसा मानदंड स्थापित किया है कि शायद अभी मेरी जानकारी में देश भर में आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए इस तरीके का कोई कार्यक्रम अभी मुझे नहीं लगता कि किसी भी संस्था के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा इतनी निरंतरता के साथ में कोई कार्यक्रम चल रहा होगा। तो इसके लिए आदरणीय भाई साहब बलदेव जी और डॉक्टर हेतल जी, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और इस प्रयास से प्रेरणा के लिए कितने लोगों ने इससे प्रेरणा ली है, उसके बावजूद भी वो उसको निरंतर नहीं रख पाए हैं। ये एक उदाहरण है इस चीज का कि आप लोगों का जो पौधा है, जिस तरीके से सींचकर आपने इतना बड़ा इसको किया है, वो निश्चित रूप से This conference is no longer being recorded. तो ये कोई साधारण बात नहीं है। आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर परिमला शर्मा जी का भी मैं स्वागत करता हूं यहाँ इस कार्यक्रम में। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी और हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कमलेश महाजन जी, जो एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आयुर्वेद सेवा संस्थान आयुर्वेदिक कॉलेज नासिक महाराष्ट्र में, और सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं। और अधिक समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूंगा कि डॉक्टर कमलेश शिवराम महाजन, आप महाराष्ट्र नासिक में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं
और आप प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं श्री सप्तशृंगी आयुर्वेद कॉलेज नासिक के। आप वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य। और आज का जो विषय आप लोगों ने चुना है ये समसामयिक के साथ साथ बहुत प्रासंगिक है। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ देख रही है, और वो भी आयुर्वेद की लाइफ स्टाइल, जो आज का मेन विषय हमारा है। डॉक्टर महाजन को वैद्य पीएम गोगटे महिंद्रा पंचकर्म पुरस्कार धुले में 2006 में प्राप्त हुआ है। डॉक्टर साहब के 20 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जो पीयर रिव्यू जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। आप एक लोकल हेल्थ आर्टिकल अलग अलग मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में भी लिखते रहे हैं। रिसेंटली आपने स्कूल हेल्थ चार्ट्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए तैयार किया है, जो निश्चित रूप से एक अनुकरणीय प्रयास है। आपने एलपीएचएस से माइलन प्रोजेक्ट एट ट्राइबल एरिया जो पालगढ़ जवाहर पर हेल्थ इश्यूज के विषय में उन पर भी कार्य किया है। आप पोस्टर कंपटीशन एम्स ऋषिकेश में एज ए जज भी इनवाइट किए गए हैं। और आप सेक्रेटरी आयुर्वेद व्यासपीठ नासिक ब्रांच के, जो हमारी एक सहयोगी संस्था भी है जो महाराष्ट्र में आयुर्वेद की लिए कार्य कर रही है, उसके आप प्रेजेंटली सेक्रेटरी भी हैं। आपने बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज को भी कंडक्ट किया है। क्लिनिकल स्वास्थ्य, क्लिनिकल दिनचर्या, क्लिनिकल विमान स्थान और बायो एथिक्स मॉड्यूल थ्रू आयुर्वेदा, ये आपकी बहुचर्चित बुक्स हैं जो पब्लिश हुई हैं। तो मैं डॉक्टर महाजन से निवेदन करूंगा कि वो अपना व्याख्यान आरंभ करें। डॉक्टर कमलेश शिवराम महाजन। Thank you, sir. May I audible to you? Can you hear me? Thank you, respected Chaudhary sir, for nice introduction. Vishwa Prakashakam Brahma, Brahma Prakashaka Guru, Guru Devat Paro Nasti, Tasma Sri Guruve Namaha. It's my honest pleasure to present my presentation topic today in front of the Honorable Dronacharyas of Ayurveda, and it's really very fortunately a great thing for me also. The topic today I have chosen, that is concept and practice of Swastharutta and basic principles of Ayurveda. It's a need of time nowadays in modern era due to the Western lifestyle cultures. We know the effect on the human body of these circumstances. So I would like to focus on my PPT. The basic principles of Ayurveda, which are mentioned in our ancient science. Please can share the PPT? हाँ जी सर, करती हूँ मैं। हाँ जी, जी सर। Yeah. In keeping in mind the students, UG students, PG students, and faculties, what is the importance of now its ancient science principles? Because of we. सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपको प्रेजेंटर बना दिया है, आप शेयर कर सकते हैं, है ना? वहाँ एक ऑप्शन आ गया होगा। जी जी, ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। ऑप्शन आया सर? No option is there. At 2 o'clock we had. फिर से करती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, आप डॉक्टर साहब उद्बोधन चालू रखिए, है ना? Yes. जी जी, ओके जी, जी जी।
तो अभी तैत्तरीय उपनिषद में जो बोला है कि आकाशात वायू, वायू तेजसा, तेजसा उदक, उदकात पृथ्वी, पृथ्वीभ्याम औषध, औषधात अन्न, अन्नात पुरुष. Whole human body is made of, this is the basic needs: ahar, vihar, dietetic code and conduct, seasonal code and conduct, and the basic principles that is mentioned in Ayurveda. Purushasya lokullatam siddhanta. Yavanta loke murtimanta bhaves tavanta purushe, yavanta purushe tavanta loko. And sarvadram panchabhotikam asmina arte. So we are quite familiar with all these principles, basic principles of Ayurveda. But nowadays, it's a need of time to implement in our society, that is in the practical form. We are quite familiar with all the code and conduct, seasonal code and conduct, dietetic code and conduct, dietetic recipes. There are Charpokta, Ahar Varga, Sushirokta, Vagbotokta, Ruddhatrayi, Laghutrayi, all are mentioned in very well manner. But what is the principle, that is Siddhanta? Siddhanta nama Bahuvit Pariksha Hetubhi Sadhita Sapritva Nirne. Means we know these definitions, Siddhanta, so not need of research on Siddhanta. But what is important is evidence-based, because our Shastra is a believe on Praman which are Charpokta Yukti Praman. Here I mentioned in very well manner, Siddhi Yukti Pratishtita, Shastram Jyoti Prakashartha Darshanam Buddhiratmana. So we have to focus on the basic principles and the practical implementation of these basic principles in society according to the body constitutions, according to the occupation, according to the environmental factor, which are affecting directly, indirectly on body, mind, soul. Because we know the definition of health according to the WHO, the state of complete physical, mental, social, spiritual well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. So we are focusing on physical component of the body, mental component of the body, social, environmental factor that affects the body, and spiritual factor that affects also the body mechanism. And according to the ancient science, basic principles, dosha mahabhuta, our paradiguna siddhanta, paraparatya yukti sankhya saya vibhagastu pruthakatva. So संस्कारी गुणांतर धान उच्चते. We are quite familiar with the sanskar. So this sanskar siddhanta is a need of time, because we are quite familiar with the malls culture, hotel culture, dine and wine culture nowadays. But what type of foods we are consuming, or society is nowadays consuming? So we have to focus on our ancient Ayurvedic dietetic recipes, but that should be modified according to their samskara, because we are also familiar with one siddhanta, rasa वीर्य विपाक सिद्धांत, द्रव्य गुणन कर्म कुरुते सिद्धांत. सो ये अब आज के इस युग में बहुत जरूरी है कि जो मेनू कार्ड है, होटल में जो मेनू कार्ड है, उस मेनू कार्ड पे अगर फोकस करते हैं, साउथ इंडियन डिश, पंजाबी डिश, चाइनीज फूड, इनका रसवीर्य विपाक अगर ये आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम निकाल सकते हैं क्या? अगर और इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रमाद की कल्पना अपने आयुर्वेद में बताए है, मंड पेया विलेपी यवागु युष. सो मंड पेया विलेपी यवागु युष, इट्स अ वेरी नीड ऑफ टाइम नाउअडेज टू गिव वाइड पब्लिसिटी, बिकॉज दिस इज अ बेसिक डाइटेटिक प्रिंसिपल्स. संक्षेपता क्रिया योगे निदान परिवर्जनम. The disease causing, disease aggravating factors we had to, that should avoid. Otherwise, that will consume in the body, though yushya samurchana janito vyadi. So it's a need of time to focus on the dietetic Ayurvedic remedies, but that is in the practically implemented rasavirya vipat dravya gunena karma kurute siddhanta. And also we are quite familiar with one of the principle samanya vishesh siddhanta, sarvada sarvabhavanam samanya buddhi karanam. So it is also very basic principles, and you can implement in the society in the sadrutta form, which is constructive mechanism in the society and which is destructive mechanism in the society. We have to classify them: constructive mechanism in the society and destructive mechanism in the society. Now
Thank you, madam, for PPT. जी जी Scope and practice of Swastrutta and basic principles of Ayurveda. This is the topic today. Our education system is UG, PG, various डॉक्टर research सॉरी institutes. डॉक्टर साहब जैसे ही आप कहेंगे ना नेक्स्ट स्लाइड तो मैं आपको चेंज कर दूंगी, है ना? आप बताइएगा नेक्स्ट स्लाइड ऐसे, है ना? Okay, madam, no ओके problem. ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। So, education system that is existing nowadays, our all over India, UG level colleges, PG level colleges, various research institutes related with ancient sciences, government platform nowadays, EMR extramural research project by honorable our Ayush Ministry that is working, giving very nice opportunities, big platform to all of health workers, especially new generation Ayurvedic health workers. We have created to mind, thinking, innovative power. Various policies they have implemented. National Ayurveda program. It's a need of time nowadays. We have to focus on this specific theme. There are two types of non-communicable, communicable disease programs. National programs is available in all over the country, but we have to focus on National Ayurveda program. It's a need of time because next slide, please. डॉक्टर महाजन, Next, सॉरी Yes, फॉर ma'am. इंटरप्शन। ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी भी जुड़ गए हैं और हाँ, इस विशिष्ट कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। yes. Honorable Dinesh sir, namaskar, namaste. So, evidence-based principles, today's scenario, which is we are focusing in our text, in our ancient Sahitas, which have mentioned clearly, Rasavayini Dushyanti, Chintanat, Ati Chintanat, Charak Viman Sthan, Sroto Viman Adhyay, Annavayini Dushyanti, Vaigunath Pavakasya. So, this is a shlokas which have already mentioned or described by our ancient Atrayas. But what is the practical? Really, we are observing this is the principles in our routine practice. Of course, no doubt, because due to the hurry curry, due to the stress level, psychosomatic unit is totally disturbing, and that's why it's definitely rasava sapasam hruday dasha mula dashata dhamya. So heart, mastiska hruday, mind heart, and our urastha hruday, that is totally affected due to the chintanat ati chintanat. And second one is shlok that is mentioned in our ancient science, Pitta Dhara Kala eva Madhya Dhara Kala, Sushruta Kalpasthan. So this is also the shlok that is practically nowadays, if we will observe, it gives a really evidence. Means Rasavayini Dushyanti, Annavayini Dushyanti, due to the various factors, fast lifestyle, junk food, Western culture, and Vaigunath Pavakasya Roga Sarvapi Mandogni Sutaram Udaranicha. So this is the basic cause, means our food habits, food origin, raw material processing of the food, the environment in which food is processing, that is very important. We have to count all these factors. So Ashtavara Visheshan also mentioned. I mean, this is a part of our code and conduct, but we are not following due to the various reasons. पानी व अन्नम, तो ये जो श्लोक बताया है तैत्तरीय उपनिषद में कि अन्नत पुरुष, जो अपना पुरुष जो बॉडी है, ह्यूमन जो बॉडी है, दैट इज फॉर्म ड्यू टू द अन्न. सो जो भगवत गीता में बताया है अपने सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, दैट अफेक्ट्स द आवर psychosomatic unit, and for this it is important to focus on the basic जल, अन्न, पानी, और अपना जो विहार, काय विहार चतुर्विधा, गमन चक्रमण स्थान आसन भेदेना. तो विहार जो है वो ऋतुचर्या में आता है, हाउ टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द सीजन्स. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट मैडम. तो जो अभी स्टूडेंट्स है, मेरे अपने जो बच्चे लोग हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यूजी पे है, पीजी पे है, जो इंटर्न्स है, कोई स्कॉलरशिप ले चुके हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत अपेक्षा ही है. ऑनरेबल पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनसे भी बहुत हमारे सिस्टम के लिए बहुत अपेक्षा है कि कैसा काम होना चाहिए, उसमें क्या क्या कर सकते हैं.
तो स्टूडेंट्स पॉलिसी के लिए एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म से काम करना है। तो इसके लिए अपना जो बेस है वो बेस पहले उनको बहुत अच्छी तरीके से पक्का करना है, और उसके लिए चाहिए पेशेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। सर्वेशा अनुकूलता वेदनीय सुखम, प्रतिकूलता वेदनीय दुखम, इच्छा काम क्रोधो देशा कृति प्रयत्न विद कर्मजन्य धर्म निषिद्ध कर्म तो अधर्म। सो ये जो बताया अधर्म, अभी जो जनपदोध्वंस अध्याय है, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक के लिए वेरियस फैक्टर्स दे आर इटोलॉजिकली गिवन। कुछ लोग कहते हैं कि चाइनीज सी फूड मार्केट से आया है, बैट और स्नेक का म्यूटेशन हो गया, जिनका चाइना इंड्यूस है, लेबोरेटरी में उन्होंने ये इसको किया है। व्हाट इज द, बट दैट इज अ निदान, एंड वी हैव टू कॉल अवॉइड दिस निदान परिवर्जन, हमको निदान परिवर्जन करना है। तो इसके लिए अपने आयुर्वेद में जो जनपद ध्वंस है उसमें बताया है अनियत आतंक प्राय हेतु अधर्म, वेस्टर्न कल्चर, रेव पार्टी, रात को लास्ट नाइट लाइफ जो अभी कंसेप्ट चल रही है, जो नैतिक आचरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, गुरु का जो सम्मान करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बुजुर्ग का हम सम्मान नहीं कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अनफॉर्चुनेटली हैव टू कमेंट, अभी वृद्धाश्रम जो कंसेप्ट हो गई है, तो वृद्धाश्रम, तो ये बात बहुत गलत है, तो ये अधर्म ही है, और उसकी वजह से नेचुरली अपने ये जो सोसाइटी पे है उसका एक रोग के रूप में आगंतुक रोग, आगंतुक हेतु ये अभी ये ज्यादा से ज्यादा इवोकेटेड हो रहा है, और उसकी वजह से हम अपना ये जो धर्म है, नैतिक आचरण है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारे आयुर्वेदिक स्वस्थ रूप में आचार रसायन बताया है, तो आचार रसायन का पालन करना, ये तर्क संग्रह का श्लोक है, सर्वेशा अनुकूलता वेदनीय सुखम। हमारी सुख की कंसेप्ट जो है वो सुख की कंसेप्ट इसके कंसेप्ट से जो देखना है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली कंफर्ट इन द सेंस ऑफ आवर एक्टिविटीज। हम जो कुछ करते हैं कर्म के रूप में वो सब हमारे बॉडी पे, माइंड पे रिफ्लेक्ट होता है। सो बच्चे लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मुझे इतना कहना है कि जो भी करना है डिवोशन से, डेडिकेशन से, पेशेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और हमेशा हम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमाधरा, हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटिव फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना सोसाइटी में। उसके लिए आत्म परीक्षण करना, आत्मनिर्भर होना, ये बहुत जरूरी है, बहुत गहन सोच की जरूरत है। और उसके लिए वाग्भट ने जो बताया है, सतत अध्ययन वाद परतंत्र अवलोकनम तद्वित आचार्य सेवा बुद्धि मेधाकर गण, you have to update your buddhi medakar gan, constant reading, constant attending the various webinars, seminars, conferences, your interactive sessions, that is very important, and that definitely give your body mind reflection in the form of personality, where that will definitely helpful for ayurveda propagation worldwide. Next slide please. Ayurvedic principles applicable in modern era, पराजी गुण सिद्धांत, मैंने जो अभी बताया है कि आयुर्वेदिक किचन होना ये कॉमन है, लेकिन बुजुर्ग में आजीबाई का बटवा, जिसे हम नानी का व्यंजक पहले से जो ट्रेडिशनल से चल आ रहा है उसके ऊपर फोकस करें। उसमें जनरली जो रहते हैं हमको सबको मालूम है, टर्मरिक है, कमीन्स है, क्लोज है, तो इसके ऊपर इसका स्रोतस, हाउ इट एक्ट्स ऑन द स्रोतस, ऑल द आहार वर्ग, शुक्धान्य, शिंबिधान्य, फल वर्ग, that how act on the rasava srotas, how they act on the raktava srotas, how they act on the mausa, medo, asti, majja, shukra, means each and every dravyas of these vargas, very common in the market, vegetables, green vegetables, फल सब्जी जो है, तो उनका रसवीर्य विपाक स्रोतों के परिणाम कैसे करता है, तो इस पे अभी ज्यादा से ज्यादा भर रिसर्च होना जरूरी है। वी आर क्वाइट फैमिलियर विद द मॉडर्न साइंस, दे हैव एविडेंस, फार्माकोडायनामिक एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक एक्शन ऑफ द carbohydrate, fat, proteins, modern proximal principles of food. But what's about Ayurvedic dietetic principles? Because
अन्नात पुरुष। हम जो भी व्याधि से ग्रस्त होते हैं उसके लिए आहार आहार विहारच्च स्यात् दोष गुणे समः धातु भी विगुणच्च अपि स्रोतसास्त्र प्रदूषका। सो ये जो है स्रोतस प्रदूषक और उसके बाद फिर षट क्रियाकाल चय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय व्याख्या और भेद। तो डाइट पे ही फोकस करना है, लेकिन उस डाइट पे फोकस करते हुए स्रोतस हर एक स्रोतस पे जितने स्रोतस बताए हैं उस स्रोतस पे आहार वर्ग का कैसा परिणाम होता है। इफ अगर मैं लौकी की सब्जी खाता हूँ तो लौकी की सब्जी मेरे रसों स्रोतस पे कैसा काम करेगी, रक्तव स्रोतस पे कैसे काम करेगी, मांसल स्रोतस पे कैसे काम करेगी, मेद अस्थि मज्जा शुक्र स्रोतस पे वो कैसे काम करेगी। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट सेक्टर, अर्बन रूरल सेक्टर में मंडपेया विलेपी यवा गोयुष मीन बहुत बड़ी बड़े आईटी सेक्टर्स है। तो आईटी सेक्टर में कंपलसरी अभी जो कैफे उन्होंने वहां पे रहता है तो कैफे में ये मंडपेया विलेपी यवा गोयुष आयुर्वेदिक किचन विथ आयुर्वेदिक हेल्थ कंसल्टेंट विथ आयुर्वेदिक हेल्थ काउंसलर, ये अभी नीड्स ऑफ टाइम है। मॉल में जो भी एक आयुर्वेदिक स्टोर होगा, क्योंकि मॉल में आयुर्वेदिक स्टोर नहीं रहता है। अगर हम मॉल का फूड का जो पिक्चर लेते हैं तो हमको जंक फूड, फास्ट फूड, साउथ इंडियन प्रिजर्वेटिव्स, जो पैक बोलते हैं हम उसको पैक फूड, रेडी टू ईट। तो रेडी टू ईट कल्चर हम बदल नहीं सकते, लेकिन उस कल्चर के हिसाब से आयुर्वेदिक इम्प्लीमेंटेशन, डाइटेटिक रेमेडीज, यूएसए में टर्मरिक लैटे, टर्मरिक मिल्क वो इजीली अवेलेबल होता है मॉल में। तो लेकिन ये अपना आयुर्वेदिक है, तो आयुर्वेदिक साइंस, अपना साइंस, इनिशिएंट साइंस, इसको आज बहुत जरूरत है कि फोकस करते हुए उनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम आयुर्वेदिक इफेक्ट हम ऑल द रनिंग एनवायरमेंटल रनिंग जो अपना सोसाइटी है उसमें कैसे प्रयास से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। स्वस्थ भारत समर्थ भारत। तो ये स्वस्थ भारत समर्थ भारत जो हमारी आज रियली इट्स अ नीड ऑफ टाइम, नो डाउट एट ऑल। बट अष्टांग आयुर्वेद, अष्टांग योग, अष्टांग आयुर्वेद और अष्टांग योग, दुग्ध शर्करा योग है, मणि कांचन योग है। और फॉर्चुनेटली ऑनरेबल पीएम मोदी जी has given very nice all this platform in the form of CCRY and CCRA. They are also working together, and we are seeing Ashtanga Ayurveda physical and social hygiene due to the over focusing on Ashtanga Ayurveda। उसमें जो बताया है फिजिकल अपना सोशल हाइजीन अष्टांग आयुर्वेद से हम मेंटेन कर सकते हैं, और जो है मेंटल एंड स्पिरिचुअल हाइजीन जो है, तो मेंटल एंड स्पिरिचुअल हाइजीन पे कोई सोचता नहीं है, सिर्फ फिजिकल और सोशल हाइजीन पे हम सोचते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन इज पंचकर्मा, बट व्हाट्स अबाउट योर माइंड प्यूरिफिकेशन। सो माइंड प्यूरिफिकेशन व्हाट इज व्हाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज धी धृति स्मृति विभ्रंश कर्म यत् अकरुते अशुभम प्रज्ञा अपराध विज्ञायम सर्व दोष प्रकोपनम। सो मेंटल अगर हम हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं तो प्रज्ञा अपराध हम नहीं कर सकते हैं। एक सत्व बुद्धि सत्वाजय हमारे माइंड में ऊपर एक डेवलप होती है, और हम वैसे ही आचरण करते हैं, नैतिक आचरण करते हैं, और उसका हम हमारे व्यवहार में धर्म चिकित्सा उसके हम बोल सकते हैं नैतिक आचरण, और हमारे आरोग्य के लिए भी वो अच्छा रहता है। तो ये सदुरुक्त आचार रसायन वो दोनों को जोड़ने वाला ब्रिज है अष्टांग आयुर्वेद एंड अष्टांग योग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे आयुर्वेद में जो अभी जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो स्वैट एनालिसिस है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स आयुर्वेदिक जो स्वस्थ के ये प्रिंसिपल्स है, उसमें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य है। तो ये सोसाइटी में हम कैसे फोकस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। आज हॉलीवुड, बॉलीवुड हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर जो करते हैं वो हमारे लिए आइडल होते हैं, और हम उनके बारे में सोचते हैं, हम वैसे ही अनुकरण करते हैं। लेकिन अभी ये बहुत जरूरी है
कि ये जो बेसिक आवर प्रोपोगेशन है, आयुर्वेदिक स्वस्थ सदरुत्त, आचार रसायन, आहार और कोड एंड कंडक्ट, सीजनल अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, तो ये इसके लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारी आयुर्वेदिक साइंस में, स्वस्थ अभी जो संहिता है, संहिता में प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, तो इसके लिए रुद्रत्रयी, लघुत्रयी जो श्लोक बताए हैं उनका डेरिवेटिव एनालिसिस करना, उसके लिए इंट्रोडक्शन टू द संहिता फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही इनको ये बहुत जरूरी है, और वो उनका अगर पूरा परफेक्ट हो जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली दे आल्सो गेट कॉन्फिडेंस और वो अच्छे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और थ्रेड जो है तो हमारा लिमिटेशंस जो है, तो हमारे लिमिटेशंस हमको मालूम चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज हार्मफुल टू ऑल और अस। सो थ्रेड्स भी है, तो क्या थ्रेड्स है, तो हमारे लिमिटेशंस, वहां पे हमने तत्र धन्वंतरि अधिकार चरकों ने ही बता दिया है कि जो हमारे बात में है हम उतना ही करो, अगर दुस्साहस मत करो। और स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ अभी नाउअडेज वेस्टर्न कल्चर जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन हुआ है आयुर्वेद का, तो हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन से अपना जो फॉरेन कंट्रीज में आयुर्वेदा को बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है उन्होंने, और दे आर फॉलोइंग द आयुर्वेदिक एनिशिएंट कल्चर, सो इट इज आल्सो स्ट्रेंथ। वीकनेस, एविडेंस बताते हैं कि एविडेंस नहीं है आयुर्वेद में, लेकिन जो खुद प्रमाणित है, जो खुद सिद्धांत है, उनको एविडेंस की जरूरत नहीं रहती। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्त प्रमाण है। प्रोप्राइटरी एनिशिएंट जो ट्रेडिशनल कल्चर से चल रहा है, तो वो भी हम बता सकते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी द फोकस ऑन आयुर्वेदिक होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो अभी होटल मैनेजमेंट के कोर्सेस है, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेस में आयुर्वेदिक होटल मैनेजमेंट, ये एक कोर्स उन्होंने अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी में रखना चाहिए, क्योंकि जितने किचन स्पाइसेस है, तो फोकस कहाँ पे आता है, ज्यादा से ज्यादा संस्कार पे आता है। जब रॉ वेजिटेबल्स आते हैं तो उसके बाद जो संस्कार होते हैं, लेकिन पहले किचन स्पाइसेस, जो अपना जो राउंड जो रहता है बॉक्स, उसमें जो जो स्पाइसेस है, किचन स्पाइसेस है, तो उनको ऊपर फोकस करके जो बॉडी पे उसका एक्शन कैसा होगा, और पंचमहाभूत सिद्धांत जो बताया है, सर्वमिदं पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, तो पांचभौतिक कंसेप्ट, पृथ्वी जल महाभूत प्रधान कौन से आहार्य द्रव्य है, अग्निवायु महाभूत प्रधान कौन से आहार्य द्रव्य है, और उनका अपने जो दोष बताया है, दोष का जो स्थान बताया है, कफ का उद्भवजत्रुगत, जो अपान का है, पक्वाशयगत, कटिशक्ति, वात का बताया है, ना पित्त पंचात्मक तंत्र, पक्व आमाशय मध्यगन जो पित्त का बताया है। तो पृथ्वी जल अग्निवायु जो बेसिक एलिमेंट्स है पंचमहाभूत, वो आहार कॉन्स्टिट्यूशन जितना षड्रस बताया है कि द्विविध, चतुर्विध, षड्विध, अष्टविध वीर्यस, आहार जो बताया है, वो पांचभौतिक आहार जब हमारे शरीर में जाता है, विजातीय आहार जब सजातीय होके बाहर आता है, तब उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म है बॉडी में, और अवस्था स्वरूप में है, विपाक स्वरूप में है, तो इसके ऊपर भी हमको बहुत जरूरी है। और सबसे बढ़िया एक जल, संस्कारित जल, बायो वाटर वेदा, जो मेरा अभी बुक प्रोसेस में है, बायो वाटर वेदा में मैंने सिर्फ जल पे फोकस किया है, जल संस्कारित करना। संस्कारित जल, आज कोरोना पैंडेमिक में वार्म वाटर, हॉट वाटर दैट इज एडवाइजेबल, और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। कफ प्रकृति है, अभी रेस्पिरेटरी हाइजीन पे फोकस दे रहे हैं, उद्भवजत्रुकफ व्याधि के लिए वार्म वाटर बोला है, लेकिन हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हर एक सेक्टर में वार्म वाटर इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। यू आर स्टार्ट विथ वार्म वाटर, एंड व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब, वेयर यू आर डूइंग योर जॉब, आप कहाँ भी जॉब कर रहे हो, तो वहां भी ये सुविधा कंपल्सरी होना चाहिए। जैसे हम बायोमेट्रिक करते हैं, तो बायोमेट्रिक जैसे करते हैं वैसे ही ये जो अपनी बॉडी की नीड है, हम कॉर्पोरेट सेक्टर, आईटी सेक्टर, जहाँ पे सिटिंग जॉब है, जहाँ पे स्टैंडिंग जॉब है, सब जगह पे इंडस्ट्रियल, वहां पे ये सुविधा होना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली वार्म वाटर, प्लेन वार्म वाटर, हमको संस्कारित करते विथ फ्लो वाटर, जिसको हम लवंग स्पाइसेस है, इलायची है, लवंग है, उसके बाद मुस्ता है, षडंग उदक बताया है, मुस्ता, परपटा, कुशील, चंदन, चव्वेच, नागरे,
तो ये बहुत जरूरी है। और उसके बॉडी के लिए स्पेसिफिकली हाइपरलिपिडीमा, डिसलिपिडीमा, जहां नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में जल एक बहुत बड़ा कारण है। प्रमेह, हम उसको उदकमेह बोलते हैं, वातज मधुमेह जिसको बोला है, वातज प्रमेह जिसको बोला है, अजीर्ण भेषजवारी, जीर्णवारी बलप्रदम, भोजनामध्येच अमृतवारी, भोजनांते विषप्रदम। सो भोजनांते विषप्रदम। और ये बच्चे आज के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी बच्चे लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ नीड ऑफ टाइम। आज हमको जो सिलेबस है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, आप जब ये एक एक स्टेप्स क्रॉस करते हो, तब एक बात अपने माइंड में पक्का ध्यान से इम्प्लीमेंट कर लो कि सर्वे, कम्युनिटी सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद का एक फॉर्म किया करो, एक फॉर्म आप फॉर्मेट कर लो, उसमें कम्युनिटी सर्वे बहुत इशू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत क्या प्रकृति है, ऐसा जो बताया है कि एक ग्रुप और इंडिविजुअली ऑल्सो। तो कम्युनिटी सर्वे में आपको अपने जो परिचित लोग हैं उनकी प्रकृति क्या है, आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया है। जन्म मरण अंतराल अविकारीन दोषों की प्रकृति, बट प्रकृति इज द वन ऑफ द फैक्टर। अग्नि विचार, प्रकृति विचार, सारा सत्व, ये सब बात जो बताया है, तो आप उसका एक फॉर्मेट और डेली, बिकॉज जो परागी गुण है उसमें सतत अध्ययन, इसमें जो अभ्यास बोला है, अभ्यास जो गुण बोला है, सतत अभ्यास, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है, हमको लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है, और डायग्नोसिस पैरामीटर के लिए भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर हम अपने तरीके से पूरा उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, प्रोटोकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो युक्त आहार विहारस्थ, युक्त चेष्टस्थ कर्मसु, युक्त स्वप्नावलक योग भवति दुःखा, भगवत गीता में बताया है। जो अभी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, निद्रा, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये बहुत हमारे पहचान के शब्द है अभी, लेकिन ये प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? तो इसके लिए फिर से चंचली मना कृष्णा प्रमार्थी बलवत दुदम, चंचल मन, असंशय महाभाव मनो दुनिग्रह चलम, जो भगवत गीता में बताया। श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने पूछा था, तो श्री कृष्ण ने बोला कि चंचली मना कृष्णा, तो हाँ, हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं है। माइंड पे कंट्रोल क्यों नहीं है? तो हम फ्यूचर में देखते हैं कि आयुर्वेद रिजल्ट ओरिएंटेड है क्या। हमारे मनस्थिति ऐसी है कि पैनिक हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं बच्चे लोग कि क्या फ्यूचर है आयुर्वेद का। लेकिन अभी जो वेरियस प्लेटफॉर्म मिले हैं आयुष मिनिस्ट्री के रूप में, बहुत अच्छी तरीके से प्रबोधन हो रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया इज गोइंग वेरी 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 इन वेरी पॉजिटिव वे। सो ये आपको युक्ति प्रमाण है। युक्ति प्रमाण आपके डेली रूटीन में, लाइफ में आपको खुद पहले से शुरुआत करना है। हमको जब लोगों को बताते हैं कि पंचकर्म कर लो, पंचकर्म कर लो, पंचकर्म कर लो, लेकिन पंचकर्म करने के लिए, एडवाइस करने के लिए आपने खुद कितनी बार पंचकर्म किया है? मेरी दिन की शुरुआत ब्राह्म मुहूर्त से होती है क्या? मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठते जीवना जीवना निरूपेण, ब्रह्म मुहूर्त के बहुत लाभ है। लेकिन अगर मैं खुद 9 बजे सुबह वेकअप करता हूँगा तो ये बहुत गलत बात है। तो हम पहले अपने से आचरण शुरू कीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका रिजल्ट देखिए। रात को सोते समय हम रियली दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं क्या? आप डेली 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज एक डायरी आपके साथ रखिए। आज की तारीख, रात को कितने बजे सोए, सुबह कितने बजे आप ब्राह्म मुहूर्त पे रियली आप वेकअप हुए क्या? तो इसके दरमियान आपने डीप ब्रीदिंग कितनी टाइम किया, इससे आप शुरुआत कीजिए, उसका रिजल्ट देखिए। तो ये बातें बहुत जरूरी है। नेजल ओलिएशन थेरेपी, जिसको हम नस्य बोलते हैं, बट ये नेसल इलेक्शन थेरेपी हर एक को पॉसिबल नहीं होती है। आप इजीली वन वेरी कॉमन प्रैक्टिकली अप्लाइड एक हम बता सकते हैं कि अंदर से
ऑयल के 2-2 बूंदे आप लगाइए और एक 6 महीने के लिए लगाइए, 1 साल के लिए लगाइए, तो आपको उसका इफेक्ट क्या होता है। तो ये हमसे शुरुआत करके हम सोसाइटी में हर एक ऑक्यूपेशन में, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में हम ये हर एक को कंपल्सरी कर सकते हैं और उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। तो लिटिल्स एरिया बताया है जो नेजल के इंफ्रालैटरल में रहता है। तो ये जो लिटिल्स एरिया है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा रहता है। अपने आयुर्वेद में शारंद्र संहिता में बताया नाभिस्थ प्राणकोना स्पृष्टाहुत कमलांतरम कंठात बहिर्नेति पातु विष्णु पदामृतम पित्वाच अंबर पीयूष पुनरायति वेगता त्रिनेयम देहम अखिलम जीवयन जठरानलम। तो कपालभाति जो स्थान है कपालभाति का, वो नाभिस्थ जो मूवमेंट्स है अम्बिलिकल फ्रॉम, तो ये बात हमारे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमारे ब्रीदिंग टेक्निक्स के लिए, ब्रीदिंग जो रेस्पिरेटरी हमारी जो है प्रोसेस है, उसके लिए कपालभाति जो आज कोविड पैंडेमिक में बहुत जरूरी है, इसेंशियल है, बिकॉज सुश्रुत ने ही बताया है प्राण शोणित ही अनुवर्तते। तो ये जो प्राण है ये नथिंग बट द नाउअडेज कोविड में हम देख रहे हैं केसेस की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, उनका जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है उनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ है। तो प्राण शोणित ही अनुवर्तते प्राणो अत्र मूर्धगः। तो अत्र मूर्धगः नस्य थेरेपी है, कर्णपूरण है, शिरोधारा है, शिरो अभ्यंग है और पादाभ्यंग। जो पादाभ्यंग और नेत्र स्वास्थ्य, इनका वाग्भट ने जो रिलेशन बताया है कि आईटी सेक्टर में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हम अभी देख रहे हैं, ड्राइनेस ऑफ आईज। तो डेली अगर हर एक एम्प्लॉय पादाभ्यंग का टेक्निक प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, जो वेरी वेरी कॉमन, लुकिंग वेरी कॉमन, but it is very very effective and definitely give result. What is the कार्यकारण भाव I don't know, but still that is working. हमको साउंड स्लीप आती है अगर हम पादाभ्यंग करते हैं, तो साउंड स्लीप आती है। कर्णपूरण करते हैं तो हमारा जो साउंड जो पोल्यूशन है सिग्नल के, अगर हमारी गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकती है तो ऑब्जर्व करो, आकाश तत्व जो बताया है ध्वनि प्रदूषण से आकाश तत्व बढ़ता है और उसकी वजह से फिर एपिटैक्सिस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये टेंडेंसी हो जाती है। तो ये व्हाट इज द रीजन? रीजन इज ओनली थिंग इज दैट ड्यू टू द साउंड पोल्यूशन से रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, मेंटल अस्टेडीनेस, ये सब आ जाता है। तो इसके लिए कर्णपूरण, शिरोभ्यंग, पादाभ्यंग ये बेसिक है, दिनचर्या में बताया हुआ, लेकिन इसको बड़ा प्लेटफॉर्म, इसमें फेलोशिप कोर्सेस नहीं हो चुका तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिनचर्या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिनचर्या एंड ऋतुचर्या, ये होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मैंने आपको बताया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिनचर्या क्लिनिक पॉसिबल है, इसमें कोई इम्पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कॉन्फिडेंटली प्लेटफॉर्म जो है आपने बताया, सर्वमेव परित्यज्य शरीरम अनुपालयत, तो पहले उसके ऊपर फोकस करते हुए ऋतुचर्या का क्लिनिक अकॉर्डिंग टू द सीजन, डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोड एंड कंडक्ट, रात्रिचर्या और ऋतु संधि, जिसके ऊपर हमने कभी सोचा नहीं है कि लास्ट वीक ऑफ द जो पहला जो ऋतु है उसके लास्ट जो वीक के जो डेज है और जो नेक्स्ट ऋतु है उसके पहले वीक के जो डेज है, उसमें जो 15 डेज का जो काल है उसमें हमारा जो आचरण है और उसके हिसाब से हमने मॉडिफाई करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके लिए भी बहुत रीजंस है। कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या होता है ऐसे करने से? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये टेंडेंसी बढ़ गई है, कुछ भी लिखा है, ये भी टेंडेंसी है। तो उसको कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिवली फोकस कैसे कर सकते हैं, तो ये बड़ी बात है और उसको करना चाहिए। और हो सकता है कि सिद्धि युक्ति प्रतिष्ठिता शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थ, हमने जो पहले श्लोक देखा, रसवाहिनी दुष्यंती चिंतनात् अति चिंतनात्, हाइपरलिपिडीमा जो है उसके वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, आफ्टर दैट बाईपास, कॉमन है। चिंतनात् अति चिंतनात्,
पित्त धारा कला एवं मज्जा धारा कला। बहुत स्ट्रेस फैक्टर से इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन से पूरा फैटी लीवर, उसके बाद लीवर डिसऑर्डर और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब कॉमन हो गए हैं। तो उसके लिए भी उद्वर्तन जो बताया है, उद्वर्तन इज अ बेसिक प्रिंसिपल। आप उद्वर्तन डेली, हम दिवाली के वक्त करते हैं, हम त्योहार के वक्त करते हैं, लेकिन उद्वर्तन ये जो बात है वो डेली आफ्टर बिफोर बात, और ये बहुत जरूरी है, लेकिन हम करते नहीं। उसका ओबेसिटी में बहुत अच्छा रिजल्ट है उद्वर्तन का, और मिलता है जिसको स्किन की एलर्जी है, उन्होंने उसमें जो कंटेंट है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। नेशनल आयुर्वेदा प्रोग्राम, जो नेशनल आयुर्वेदा प्रोग्राम्स में जो आएगा, तो ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो आचार रसायन है। और जो मैंने आज जो फोकस किया है, तो आयुर्वेदिक होटल मैनेजमेंट और आयुर्वेदा नेशनल प्रोग्राम। ऑनरेबल नितिन अग्रवाल सर यहाँ जो प्रेजेंट है, उनका मैंने कल पूरा डिटेल्स वेबसाइट पे देखा, तो रियली हैट्स ऑफ सर, वेरी सैल्यूट। इट्स रियली वेरी constructive and inspirative path to all the students working in the Ayurvedic health sector. Ayurvedic health, Ayurvedic village concept, Ayurvedic जो अपने किचन्स, तो that is very 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 beneficial and effective nowadays, और उसके ऊपर फोकस होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड संहिता बेस्ड कोड एंड कंडक्ट, तो कोड एंड कंडक्ट में यही है कि हमारे जो स्थान है, चरक विमान स्थान है, विमान स्थान के ऊपर फोकस करना, तो ये भी एक अच्छा कंडक्ट है, फोकस करना। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन द संहिता मेंशन्ड, उसके ऊपर फोकस करना, नॉट ओनली जस्ट डूइंग फोकस बट इम्प्लीमेंटेशन इन आवर डे रूटीन प्रैक्टिस, so that is also important. Next one please. टेक होम मैसेज यही है कि जैसे नेशनल आयुर्वेदा डे धन्वंतरि त्रयोदश पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो नेशनल आयुर्वेदा योगा यूनिक प्रोग्राम इन आवर कंट्री में लॉन्च होना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो ऑनरेबल सब एक्सपीरियंस द्रोणाचार्य अभी प्रेजेंट है, तो उनके रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आप हमारे विनंती है कि कुछ हो सके तो देख सकते हो। इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशंस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल योगा डे हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे, क्योंकि अगर हम अभी सर्वे करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आयुर्वेदिक में को वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन मिल चुका है, तो और वो प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं प्रिंसिपल्स का, तो ये बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे होना चाहिए और उनका भी एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व आयुर्वेद परिषद, एनआई जयपुर, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर्स, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड सुरेंद्र चौधरी सर, ऑनरेबल योगेश मिश्रा सर, ऑनरेबल परिमला शर्मा मैडम, ऑनरेबल नितिन अग्रवाल सर, ऑनरेबल हेतल दवे मैडम, फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस प्रेजेंटेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर महाजन, बहुत अच्छा और समसामयिक विषय को बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और आपने 2-3 विषय बहुत अच्छे उठाए हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि विश्व आयुर्वेद परिषद पिछले 1-1.5 वर्षों से एक सीरीज चला रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप और कैरियर अपॉर्चुनिटीज। तो उसमें डायटेटिक्स एक बहुत बड़ा फील्ड हो सकता है, और खासतौर से जो हमारी बालिकाएं जो आ रही हैं आजकल, जो कि 60% से अधिक गर्ल्स बीएमएस कर रही हैं आजकल, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है। और दूसरा जो यूनिक नोवेल आइडिया आपका लगा कि देयर मस्ट बी सम मैंडेटरी प्रोटोकॉल फॉर वार्म वाटर फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, और इस विषय में वार्म वाटर का केवल और केवल गर्म पानी से किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, वो नितिन जी अपने उद्बोधन में बताएंगे कि एक देश में केवल गर्म पानी पिलाने से उन्होंने क्या कमाल किया। तो निश्चित रूप से हमारे आयुर्वेदिक मूल सिद्धांतों को अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, तो निश्चित रूप से कायाकल्प जो वर्ड है वो संभव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, पुनः एक बार अभिवादन, अभिनंदन। अब मैं
आमंत्रित करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर परिमला शर्मा जी को, जिनके पास 48 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जिसमें 28 इयर्स जो हैं वो टीचिंग एक्सपीरियंसेस के हैं। और आप एक जानी मानी बाल रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैं डॉक्टर हेतल से निवेदन करूंगा कि अगर डॉक्टर परिमला शर्मा जी के विषय में कुछ और वो कहना चाहें तो उचित रहेगा। डॉक्टर हेतल जी। जी सर, मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के मंच पे आदरणीय परिमला मैडम का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैसे तो सुरेंद्र जी भाई साहब ने कर ही दिया है, मगर पता है मेरा दिल धड़क के बाहर आ रहा है। मीन्स मैं कई सालों बाद आज मैडम को 1991 में मैंने मैडम के पास ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी पढ़ा, और आज भी मैं जब यूजी पीजी में मेरी क्लास लेती हूँ तो बहुत सारे लेक्चर्स में मैडम की मुझे जो भी लाइन याद आती है मैं मैडम के नाम से ही अंकित करती हूँ कि मेरी मैडम ऐसे बोला करती थी कि कितना सुंदर वर्णन है, बहुत बढ़िया है। आर्तवे साविभुक्ते तू तत्क्षण लभते सुखम। तो मुझे मैडम की हर एक बात बहुत प्रेरणा देती है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैडम ने मुझे जो शिक्षा दी उसको मैं आगे से आगे उजागर करूं, और अपने बच्चों के अंदर बहुत सारे सपने और उड़ान का हौसला भर सकूं। मैडम आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, और सुरेंद्र चौधरी जी का भी बहुत स्वागत है। सर पता नहीं कैसे समझ लिया, ये प्रोटोकॉल तो नहीं था कार्यक्रम का, मगर आपने समझ लिया, पता नहीं ऐसे कैसे टेलीपैथी हो गई। सर भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज को मुझे फिर से बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि संचालन आपके हाथ में है और अब बीच में इंटरफियर करना ठीक नहीं है। मगर बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका भी कि मुझे मेरी बोलने का मौका दिया, है ना। मैडम आपका स्वागत है। हम आपसे उद्बोधन और आशीर्वचन सुनना चाहेंगे मैडम। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे इतना अमूल्य लाभ मिला। आदरणीय संचालक और विशिष्ट अतिथि साहब श्री सुरेंद्र चौधरी जी, आज के कार्यक्रम अध्यक्ष श्री योगेश मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी, और आज के मुख्य वक्ता कमलेश जी, सबको मैं अभिवादन करती हूँ। और आज का आपका जो 250वां लेक्चर सुनकर, उसका आयोजन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि चलो आयुर्वेद के लिए अथक प्रयत्न करने वाले कोई तो है दुनिया में कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और डॉक्टर हेतल ने जो ये बीड़ा उठाया है बहुत बहुत प्रशंसनीय है, और मैं हमेशा चाहती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनका ये प्रयत्न सफल हो जाए और एक दिन हम आयुर्वेद को राष्ट्रीय औषध चिकित्सा पद्धति के हिसाब से उसको मान्य करा रहे। बस, और आप लोगों का मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम। थोड़ा सा चिकित्सा का भी बताइए मैडम, मेरे बच्चे वंचित रह जाएंगे वरना। थोड़ा सा 5-1 मिनट में मैडम कुछ थोड़ा सा बताइए। कौन से चिकित्सा? वो ऋतु क्षेत्र अम्बुबीज या कुछ अच्छा, भी आपको जो अच्छा लगता है ना, अभी जो दिल में आ रहा हो। हाँ, तो अच्छा, हाँ। जी मैम, 2-5 मिनट जो भी आपको हम अच्छा लोग लगे मैम। आजकल के हिसाब से हम लोग देखें, वातावरण जैसा दूषित हुआ है, खास करके कोरोना सबने मार दिया है, कोरोना ने सबको। तो उसके हिसाब से हम देखें तो अंत में जाकर के लोग यही डिसीजन पर आया है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, देश तक हम जाए तो स्वस्थ गर्भ और स्वस्थ बालक होना चाहिए। ऐसा स्वस्थ होना चाहिए कि उसको मान लो कि 100 कोरोना के पेशेंट के बीच में भी रख लो तो उसको कुछ ना हो, उसके रेजिस्टेंस पावर इतना बलवान होना चाहिए। उसके लिए क्या आवश्यक है, और देश में हम जाएंगे तो गर्भ बनने के लिए जो चीज आवश्यक है आयुर्वेद में बताई है कि इतनी इतनी चीजों से गर्भ बनता है, और वो हर एक फैक्टर उसका
वो हर एक फैक्टर एकदम हेल्थी होना चाहिए। वो 4 फैक्टर बताया है सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने बताया है, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। अब वो 4 फैक्टर क्या-क्या है, ये सब लोग, आप तो आयुर्वेद वाले हैं तो जानते ही हैं, लेकिन उस पर मैं और फोकस डालना चाहूंगी कि ऋतु, ऋतु से क्या मतलब हम लेते हैं। तो जैसे अंकुर की उत्पत्ति के लिए आवश्यक एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। ऋतु का मतलब ये नहीं है कि चैत्र वैशाख मास, कोई महीना नहीं, लेकिन जिस बीज के लिए जो आवश्यक ऋतु होती है, उसी ऋतु में उसका रोपण किया जाए तो हम अंकुर की प्राप्ति कर सकते हैं। इस हिसाब से क्षेत्र, क्षेत्र यहाँ महत्व का है। क्षेत्र मतलब सामान्य अर्थ हम करते हैं जमीन, खेत, लेकिन गर्भ की दृष्टि से देखें तो क्षेत्र का अर्थ है जहाँ गर्भ रहता है, वो गर्भाशय। और गर्भाशय से भी हम आगे जाए तो गर्भाशय जिस शरीर में रहता है वो स्त्री शरीर, तो मनुस्मृति में भी कहा है संपूर्ण स्त्री शरीर, उसको क्षेत्र माना है। और अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए हमको एक हेल्दी स्त्री शरीर की जरूरत होती है। जितनी माता तंदुरुस्त रहेगी उतना ही उसका प्रजनन अवयव तंदुरुस्त रहेगा और उसमें होने वाला जो गर्भ है वो तंदुरुस्त रहेगा। तो ये भी आवश्यक है कि ऋतु के साथ साथ क्षेत्र भी खूब उचित होना चाहिए बीज की उत्पत्ति के लिए। अंबु, अंबु शब्द से हम देखें तो जैसे अंकुर को पैदा करने के लिए पानी, या बारिश का पानी हो या पानी वाली जमीन हो, उसमें हम बोए, उसको पुष्टि पोषण की आवश्यकता होती है। इसी तरह से गर्भ के लिए, जैसे शास्त्र में ऐसा अर्थ किया जाता है, लोग भाषांतर करते हैं श्लोक का, तो कहते हैं कि माता की रसवहा नाड़ी से गर्भ की नाभि नाड़ी बनी हुई होती है और उसी से उसको जो पोषण मिलता है उसी को अंबु कहते हैं। लेकिन गर्भ की स्थापना अभी तो हुई नहीं है, हमको तो 4 सामग्री एकत्र करनी है, वहां अंबु कहाँ से लेंगे, वह रसवहा नाड़ी कहाँ से आएगी, ये सोचने की बात है। तो इससे हम लेते हैं अपने शरीर के जो हॉर्मोन्स है, जो स्त्री बीज को पोषण देता है, जो स्त्री बीज को पैदा करता है, वो सब हॉर्मोन्स, देखिए पिट्यूटरी का हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी के जेनिटल ऑर्गन्स पर इफेक्ट करने वाले, लेडीज स्त्री जनन अवयव पर असर करने वाले जितने जितने हॉर्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और न्यूट्रलाइजिंग हॉर्मोन्स, तो उसका ऋतु चक्र आप लोगों को सबको पता है। और ऋतु चक्र के हिसाब से वो हॉर्मोन्स 1 बाय 1 पास होके स्त्री बीज को पुष्ट करता है और स्त्री बीज को गर्भाशय में जाने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ साथ ये हॉर्मोन्स जब ओवरी पर इफेक्ट करता है, ओवरी में जब स्त्री बीज परिपक्व होने लगता है, तब ओवरी खुद वर्केबल हो जाती है, काम करने लगती है, और उसमें से जो एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये सब हॉर्मोन्स है। उस हॉर्मोन्स का हम यहाँ अंबु के हिसाब से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वही है गर्भ उत्पत्ति में आवश्यक अंबु। और है बीज, तो बीज एक तो स्त्री शरीर में बीज रहता ही है, दूसरा बीज से हम ग्रहण करेंगे शुक्राणु। शुक्राणु के बिना गर्भ की उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए और बीज कैसा होना चाहिए, बीज के हिसाब से देखें तो शुक्राणु एकदम पुष्ट, उसका एक एक अंग प्रत्यक्ष माइक्रोस्कोप में हम देखें तो बराबर होना चाहिए, और पुरुष शरीर में कोई रोग न होना चाहिए। इन शॉर्ट में हम देखें तो ऋतु क्षेत्र अंबु और बीज, उस 4 से जो गर्भ उत्पन्न होता है उसमें स्त्री पुरुष 2 शरीर की जरूरत होती है।
और दोनों के लिए आवश्यक फैक्टर है कि दोनों के कुल सबसे पहले देखे कि कुल में कोई उपस्थित या अनुपस्थित कोई भी उसके कुल के मेंबर हो, उसको कोई रोग वंश वारसागत नहीं होना चाहिए। फिर उन दोनों अपने अपने शरीर का ध्यान रखे, अपना अपना शरीर दोनों का निरोगी होना चाहिए, उनकी प्रजनन अवयव में कोई किसी प्रकार की डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए और संपूर्ण उसके प्रगति मतलब उसका डेवलपमेंट बराबर होना चाहिए। प्रथम संतान की उत्पत्ति की दृष्टि से हम देखें तो आयुर्वेद ने बताया है कि पुरुष 25 साल का हो जाए और स्त्री 16 साल की हो जाए, उसके बाद संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले बीज अपरिपक्व होता है, मैच्योर नहीं होता है, तो वो संतान दीर्घायु होती है। और उसके बाद हम देखें तो दो संतानों के बीच में कितनी गैप होनी चाहिए। एक संतान पैदा करने के बाद उसका शरीर थोड़ा निर्माल्य हो जाता है, माता का शरीर, और वो बच्चे को दूध भी पिलाती है, इसलिए उसके शरीर में पोषण नहीं रहता है। उसी में अगर तो दूसरा बच्चा हो जाए तो वो निर्माल्य होता है, ये नहीं होना चाहिए। एक बालक कम से कम 3 साल का हो जाए, उसके बाद दूसरा बच्चा हो जाए तो वो गर्भ हम जितना जैसा चाहते हैं वैसा बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं। और इसी तरह ऋतु क्षेत्र अंबु और बीज में मैंने शॉर्ट में आपको बताया। उसके सिवा हम लोग करते हैं, आजकल देखते हैं कि जितना मेन बर्निंग प्रॉब्लम है समाज में, देखिए कि वंध्यत्व पुरुष में और स्त्री में दोनों में वंध्यत्व देखने को मिलता है। मेरे पास इतने बहुत से पेशेंट आते हैं वंध्यत्व के हिसाब से, तो उसमें क्या क्या दोष है पूरे हमारे योनि व्यापक बताए हैं। आयुर्वेद में 20 योनि व्यापक बताए हैं। उस व्यापक में से उस लेडी को या उस पेशेंट को क्या रोग है वो नक्की करना पड़ता है, और उसके स्त्री रोगों की चिकित्सा बहुत सुंदर तरीके से चरक चिकित्सा में दी है और सुश्रुत में भी दी है। काश्यप संहिता ने तो उसका बहुत अच्छा उल्लेख किया है। जैसे आजकल मेन प्रॉब्लम है एंडोमेट्राइटिस और एंडोमेट्रियोसिस, उस दोनों पर काश्यपकाम को रेफरेंस मिलता है मदयंती का स्वरस, और वो फ्रेश लेकर के फ्रेश मेहंदी ले, मेहंदी समझते हैं आप लोग, तो मेहंदी को उसका रस निकाल के, चाहे आजकल हम मिक्सर में भी डाल के निकाल सकते हैं, उसमें शक्कर डाल करके दिन में कम से कम 15 से 20 ml 2 बार इतना दे सकते हैं। उसमें इतनी ताकत होती है कि अंदर के दूषित मांस को वो ठीक करती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। उसी तरह देखिए वंध्यत्व में गर्भाशय खास करके क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, क्षेत्र की दृष्टि होती है, और उस दृष्टि को ठीक करने के लिए आयुर्वेद ने बहुत उपाय बताया है। उसमें से एक उपाय है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती तो आप जानते हैं बुद्ध मार्ग से ऊपर के भाग में जो दी जाती है उसको उत्तर बस्ती कहते हैं हम लोग। और वो भी डिसीज वाइज जिस प्रकार का रोग हो उस प्रकार से उसमें तेल या घी सिद्ध करके औषधियों में गर्भाशय में दी जाती है। उसका मेरे पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये उत्तर बस्ती का कार्य वंध्यत्व में खास करके वंध्यत्व में उत्तर बस्ती का कार्य मैं 1985 से कर रही हूँ। 1985 से मैं कर रही हूँ। सभी अटेंडी अपना माइक ऑफ रखें प्लीज। हेलो। हाँ, और ये कार्य में हेलो सुनाई देता है? मैम आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी मैम कंटिन्यू करिए। वो बीच में कोई है ना न्यू वन है, कोई आयुर्वेद का स्टूडेंट नहीं है, वो बीच में ऐसे ही है, अभी कोई असूस करके है। आप कंटिन्यू करिए मैम। ओके। हाँ, ये काम मैं 1985 से कर रही हूँ, और ये सोच के कि जब हमारे
ऋषि मुनियों ने ये सब लिख के दिया है। कोई भी इन्वेशन आप करते हैं तो वो लिख के देना बहुत मुश्किल है, जब तक 100% ट्रुथ ना हो, 100% सत्य ना हो, तब तक उसको ये लिख के देना मुश्किल है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो ये लिख के शास्त्रों में दिया है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो ये सोच करके मैंने 1985 में पहला पेशेंट उत्तर बस्ती के लिए तैयार किया और उसमें मैं सक्सेस हो गई। उसको 8 साल की स्टेरिलिटी थी और उस स्टेरिलिटी को दूर करके उसको फीमेल चाइल्ड हुआ। आज उस पेशेंट ने उस अपनी बेटी का नाम परिमला रखा है मेरी याद दिलाने के लिए। आज वो भी बेटी बड़ी हो गई और उसके बाद ये मैं कंटिन्यूस करती गई हॉस्पिटल में। थोड़ा यूनिवर्सिटी में थोड़ा ये भी होता है, चलता है ये सब, लेकिन मेरे हिसाब से मैं उसमें काफी सफलता प्राप्त कर सकी हूँ आज तक। और यहाँ आजकल मैं सूरत में प्रैक्टिस करती हूँ और सूरत में भी उत्तर बस्ती के लिए मेरा नाम होने लगा है। यहाँ भी एक अभी अभी का 2-3 महीने पहले का एक है पेशेंट जिसको 8 साल से स्टेरिलिटी थी और उसको मैंने उत्तर बस्ती का पूरा कोर्स किया। आज उसके यहाँ भी एक बेटी है। तो इस तरह आयुर्वेद में पढ़ाने बैठे तो घंटों निकल जाएगा, लेकिन मैं मेरा अनुभव इन शॉर्ट कर रही हूँ और उसका कोर्स है जिस तरह वहाँ उत्तर बस्ती देते हैं तो वो ऋतुकाल में देना चाहिए। ऋतुकाल का मैंने कहा कि आठों पीरियड के चौथे दिन से लेकर के जब तक गर्भाशय का मुख खुला रहता है 10 दिन तक हम इंट्रायूट्राइन तेल, सिद्ध तेल या सिद्ध घृत से उत्तर बस्ती दे सकते हैं। उसका माप है कि पेशेंट में ज्यादा से ज्यादा 5 ml से नहीं देना चाहिए और वो तुरंत बाहर निकल जाता है। वो अपना गर्भाशय है, वो अपना पोषण उसमें से ले लेता है। लगातार 3 दिन आप दे दीजिए और फिर बंद कर दीजिए। इस तरह मैंने ऐसा एक कोर्स बना के रखा है कि सबसे पहले 3 महीने तक प्रतिदिन प्रति मास 3 दिन, प्रति मास 3 दिन तक मैं 3 महीने तक अपामार्ग क्षार तेल देती हूँ। अपामार्ग क्षार तेल से क्या होता है कि डीएनसी की जरूरत नहीं होती है। गर्भाशय अपने आप साफ हो जाता है, एंडोमेट्रियम लेयर पूरे के पूरी जो दूषित अंश है वो निकल जाता है। उसके बाद उसको पुष्ट करने के लिए, जैसे हम पूर्वोत्पत्ति के लिए हम पानी पिलाते हैं, गर्भाशय को पुष्ट करने के लिए बला तेल की उत्तर बस्ती दी जाती है और बला तेल के बाद 3 महीने तक इसी तरह प्रति मास 3 दिन बला तेल की 9 उत्तर बस्ती हुई और उसके बाद फलघृत फिर 3 उत्तर बस्ती मैं देती हूँ। फलघृत सिद्ध त्रिफला सिद्ध घृत जो होता है उसका मैं प्रयोग करती हूँ और 2 महीना शतपुष्पा तेल। ये क्रम मैंने 11 महीने का बनाया है। 11 महीने का ये कोर्स पूरा करके आज तक मैं एक भी पेशेंट में निष्फल नहीं गई हूँ। सबको प्रेगनेंसी रह जाती है। साथ साथ ये भी हमें देखना है कि मेल पार्टनर में डिफेक्ट है कि नहीं। तो मेल पार्टनर में अगर डिफेक्ट हो तो उसको दूर करना चाहिए और दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को चरकोक्त प्रजास्थापन और शुक्र जनन सब पहले मेल पार्टनर को शुक्र शोधन दीजिए और फिर बाद में शुक्र जनन। उसकी मैंने खास टेबलेट बनवाई है क्योंकि आजकल काढ़ा पीने का हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि काढ़ा पीने का हम लोग को बना करके पीने का टाइम नहीं रहता है दिन में 3 बार। तो पेशेंट अपने पॉकेट में टेबलेट लेके चले जाते हैं और वहां जाकर के खाते जहाँ भी काम करते हैं वो खा लेते हैं और उससे बहुत फायदा होता है। और शायद पेशेंट कभी झूठ बोले कि ये काम है कि प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है। तो 1-1.5 महीने की प्रेगनेंसी हो गई हो या मेंस्ट्रुअल पीरियड रेगुलर ना हो, इस तरह से कि चलो दवा करने से ठीक हो जाएगा, इस तरह पेशेंट झूठ भी बोलता है। तो 1-2 पेशेंट को छोड़ के करीब-करीब पेशेंट में मैं सफलता प्राप्त कर सकी हूँ। ये मेरा आज तक का अनुभव है। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, आप लोगों का बहुत टाइम लिया और आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया उसके लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और एक रिक्वेस्ट हम विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से आपसे करेंगे
कि आपके लिए ये 5 मिनट 10 मिनट जो है ना आपके लिए काफी है ना हम लोगों के लिए ही काफी है। तो एक प्रयास जरूर। हम करेंगे, अगर आपका हमें इजाजत मिल जाए तो बंधुत्व विषय पर ही एक पूरा लेक्चर आपका, मैं डॉक्टर हेतल जी से भी निवेदन करूंगा कि उसकी कुछ व्यवस्था हो। तो हमारे पास काफी प्लेटफॉर्म है आजकल, हम लगभग हर सप्ताह कोई ना कोई नेशनल लेवल का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कल भी एक कार्यक्रम हमारा 3 बजे से है, जो फेसबुक लाइव भी हम लोग करेंगे। तो उससे बड़ी मेजोरिटी में आपका जो अनुभव है, इतना मुझे नहीं लगता कि रिसेंट पास्ट में मैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिला हूं जो सिंस 85 किसी एक ही विषय पर इतना अध्ययन और कार्य कर रही हैं। तो निश्चित रूप से विश्व आयुर्वेद परिषद आपका आभारी है कि आपने अपने विचार रखे और आगे से आप हमारे लिए कुछ समय निकाल पाए, ये निवेदन पुनः मैं आपसे कर रहा हूँ। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी भी जुड़े हैं। आप अखिल भारतीय ग्राम सेवा प्रमुख हैं और विश्व आयुर्वेद परिषद के पालक अधिकारी भी हैं। तो आज हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें आदरणीय दिनेश जी का हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो मैं आदरणीय दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में अपना वक्तव्य आप यहाँ रखें। डॉक्टर दिनेश जी। अक्षो अब बंद થઈ ગયું ઓકે वैसे सुन रहे हैं क्या डॉक्टर दिनेश जी? डॉक्टर दिनेश जी आपको आवाज आ रही है क्या? जब तक डॉक्टर दिनेश जी से संपर्क हो तो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि से डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। जैसे अभी डॉक्टर महाजन जी ने बताया भी है कि नितिन जी ने अपना किस तरीके से एक स्पेशलाइज्ड रूप में एक नया काम किया है। तो मैं अधिक समय अपने और उनके बीच में नहीं लेना चाहता कि कैसे उन्होंने अपना आरंभ किया और किस तरीके से एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट एक नए विजन के साथ में आगे बढ़ सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर नितिन जी से कि वो अपना व्याख्यान आरंभ करें। नमस्कार सभी को और धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी और धन्यवाद डॉक्टर हेतल दवे जी और डॉक्टर बलदेव धीमान जी भी। डॉक्टर हेतल दवे जी, आपको तो निश्चित रूप से एक साधुवाद है कि 5 साल से आप एक सतत तौर पर ये हर हफ्ते एक प्रोग्राम चलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है और हमारी विषय परिषद की बैठकों में अनेकों बार इस पे चर्चा भी हुई। मुझे लगता है कि हमें से बहुत से लोगों ने इससे इंस्पिरेशन भी ली और विषय परिषद में देश भर में अनेकों ऐसे इस तरह के वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और क्लासेस शुरू हुई हैं और मुझे लगता है कि वो प्रेरणा आप ही से ही हम सब लोगों को मिली। तो ये एक बड़ा एक साधुवाद का विषय है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से कुछ अलग से एक सतत कुछ कर पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉलेजेस में जो रूटीन पढ़ाई होती है उससे निश्चित रूप से बच्चे सीखते भी हैं, लेकिन कई बार वो एकदम एक जैसे कहते हैं ना ईज नहीं होती, जो कि इस तरह की जो क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, उनमें बच्चों को और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत कुछ प्रैक्टिकली सीखने को, समझने को और ग्रुप डिस्कशन करने के लिए मिलता है और उसका शायद एक बड़ी एक छाप रहती है जो कि आगे चल के वो लोग अपनी प्रैक्टिस में या जिस कार्य को भी वो आगे करते हैं उसमें वो कर पाते हैं। ऐसा मेरा अपना खुद का भी एक निजी अनुभव है इन सब चीजों में कि जब हम इस तरह की अनेकों जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जो कि कॉलेज से अलग हटके कई बार होते हैं, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है और मैं इसको हमेशा एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलता हूँ। और हमने और डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी ने भी यहाँ पर एक प्रयास शुरू किया था और अपने आसपास के जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं इधर ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में, उनके साथ हमने कुछ पंचकर्म पे और इसी तरह के जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन पे मिलके और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं आयुर्वेद के उनको देनी शुरू करी
और उससे बड़ा अच्छा एक रिजल्ट महसूस हुआ। बच्चे काफी एक्साइटेड थे और काफी उन लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ हमको डिफरेंट सीखने को मिलता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कई बार चीजें रहती हैं। और जैसे हमारा डॉक्टर चौधरी जी ने बताया कि अपना यहाँ पर एक पंचकर्म का एक बड़ा केंद्र है, तो उसमें किस तरह से हम इस पूरे कंसेप्ट को लोगों के सामने रखते हैं, ये भी बड़ी बारीकी से अगर हम अपने स्टूडेंट्स को समझा पाते हैं तो शायद ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का बड़ा पार्ट है। मुझे खुद मैंने 8 साल महर्षि महेश योगी जी के साथ अमेरिका और यूरोप में काम किया, और वहां पर जो पंचकर्म के क्लिनिक्स हैं, टेक्नीशियंस किस तरह से काम करते हैं, ट्रेनिंग का पूरा कैसे व्यवस्था रहती है, वो छोटी छोटी नेटिग्रिटीज, उन सब पे जब आप बारीकी से उनका अध्ययन करते हो तो आपको समझ में आता है कि कई बार जो हमारा जो बुकिश ज्ञान है वो तो लाभकारी होता ही, क्योंकि हमारा बेस बनाता है, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल नॉलेज रहती है, जो कि किसी भी चिकित्सक के सक्सेस को और उसकी एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी को निखारने में मदद करती है। और मुझे लगता है कि आज के समय में हमारे आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और अभी हाल फिलहाल में जब कई बार प्रधानमंत्री जी ने भी बोला और अनेकों आयुष सचिव ने भी बोला और अनेकों हमारे ऐसे जो प्रमुख आयुर्वेद के वक्ता थे जो कि सरकार में भी हैं और सरकार के बाहर अपने अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब ने भी ये बोला कि आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स को ओवर क्लेम ना करते हुए और उस भाषा में वैज्ञानिक जगत से, साइंटिफिक कम्युनिटी से और आम जन से, मासेस के साथ उन्हीं की लैंग्वेज में ही बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उनकी लैंग्वेज में और उनको जिससे हम बात कर रहे हैं, अगर हम साइंटिफिक कम्युनिटी से बात कर रहे हैं तो जो भी पैरामीटर्स जो अंडरस्टैंडेबल हैं उन पैरामीटर्स पे हम उनसे बात करेंगे, और आम समाज से जो हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे जो आयुर्वेदा एक तरह से शुभ चिंता के लवर्स बोल सकते हैं, वो जो आयुर्वेद के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों से अगर हम बात करेंगे तो ये लोग फिर अपनी माउथ पब्लिसिटी से ही आयुर्वेद को एक बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ले जाने की क्षमता रखते हैं। और जैसे जैसे उसके प्रति रुझान बढ़ेगा और आम समाज के अंदर आयुर्वेद के प्रति एक दृढ़ता के साथ विश्वास पैदा होगा, तो हम सभी आयुर्वेद ग्रेजुएट्स को उसका लाभ मिलने वाला है। क्योंकि ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो शाश्वत है, हजारों साल से है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो लोग उसको पॉलिटिकल लेवल पर तो तारीफ करते हैं, लेकिन समाज के लेवल पर जिस दृढ़ता के साथ, जिस गंभीरता के साथ लोगों में विश्वास रहना चाहिए था, वो उसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। वो कमी कभी कभी हमारे अपने खुद के ग्रेजुएट्स में भी नजर आती है। और उत्तर भारत में तो विशेषकर ये देखने में मिलता है कि आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स कई बार आयुर्वेद की चिकित्सा भी नहीं करते हैं और वो उस विश्वास के साथ अपना प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख पाते हैं जो जिसके लिए वो एंटाइटल्ड है। तो ये जो इस तरह के डॉक्टर हेतल आप जो प्रोग्राम करती हैं और आपसे इंस्पिरेशन लेके बाकी और लोग भी जो इन सब कार्यक्रमों कर रहे हैं, आई थिंक ये भी विषय एक बहुत गंभीरता से उसमें जाना चाहिए कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस और पंचकर्म और हमारा जो कम्युनिकेशन हो समाज के साथ, उसमें हम किस तरह से अपनी लैंग्वेज को आत्मसात कर पाए कि वो एकदम समझ में आ जाए। दूसरा, औषधियों का उपयोग। औषधियां हम जब उपयोग करते हैं और अपने मरीजों को देते हैं तो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्या हम उसको पेशेंट फ्रेंडली बना सकते हैं, क्या हम उसको कंज्यूमर फ्रेंडली बना सकते हैं, इस पर भी हमको चर्चा करने की जरूरत है और बहुत गंभीरता से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर ये समझ में आता है, और मेरा तो काफी निजी अनुभव है क्योंकि हम भारत के बाहर भी बड़े पैमाने पर इस कार्य को करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि लोगों को कुछ हमारे जो ऐसे अच्छे काम करने वाले भी जो हमारी औषधियां हैं, उनका स्वरूप, उनका टेस्ट, उनका प्रैक्टिकल, उनका कितना ले पाएंगे या उनको कैरी कर पाएंगे अपने साथ, उसमें दिक्कत आती है। तो क्या हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसके अंदर कुछ संशोधन करके और लोगों के सामने प्रस्तुति कर सकते हैं। तो इन तमाम विषयों पर अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।
छोटी छोटी टिप्स हैं, जैसे डॉक्टर चौधरी जी ने भी उस टाइम पर एक गर्म पानी वाली विषय चर्चा आया, आई थिंक महाजन साहब ने भी, डॉक्टर महाजन जी ने भी बोला इस विषय को कि गर्म पानी का महत्व है। तो निश्चित रूप से अगर हम किसी को उसके बारे में बताते हैं, मैं अपना एक उदाहरण दूंगा, मैं नॉर्वे और डेनमार्क जाता रहता हूँ यूरोप में, बिल्कुल ठंडे देश हैं एकदम, आर्कटिक के बिल्कुल सर्किल के पास, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं उन्हें। इन तमाम देशों में एक कहां से कल्चर आ गया या कुछ पिछले 50-60 सालों में एक ऐसा कुछ हो गया कि वहां रेस्टोरेंट्स में आप भरी सर्दी में भी पानी मांगेंगे तो वो आपको आइस कोल्ड वाटर देंगे, पानी के अंदर बर्फ की क्यूब्स होंगी। और वहां पर एलर्जी एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्लाइमेट को देखेंगे और अगर आप पोल्यूशन लेवल देखेंगे तो लगभग नील है, तो उसके बावजूद भी लोगों को मेजर एलर्जिक प्रॉब्लम है। तो जब वहां पर हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करे और लोगों से बात करना शुरू करा, तो हमने बोला कि आप ये ठंडा पानी पीना एकदम बंद कर दीजिए, उसकी जगह गर्म पानी पीजिए। तो शुरू में लोगों को एकदम अजीब सा भी लगा, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाके और वो आपको ठंडा पानी दे के जाए और उसको बोला हॉट वाटर दे, तो उनके मेन्यू लिस्ट में भी नहीं है वो। तो 1-2 मिनट तक तो वो वेटर आपकी शक्ल देखेगा कि आप मांग क्या रहे हो। बोले कि आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, ग्रीन टी चाहिए, तो बोले सिर्फ गर्म पानी चाहिए, तो ये बड़ा लगता है। लेकिन इसी से ही एक परिवर्तन आता है, और जब लोग उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं तो लोगों के खुद के ही संज्ञान में आया कि विशेषकर भोजन के बाद या इस तरह से अगर हम जब हमने गर्म पानी पीना शुरू करा तो शायद कई केसेस में तो औषधि की भी जरूरत नहीं पड़ती और उसी से ही आपकी कई चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये जो आयुर्वेद के जो बहुत बेसिक सिद्धांत हैं, जब उनको एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों के सामने रखते हैं तो पूरी दुनिया उसको स्वीकार करने के लिए तत्पर रहती है और तैयार रहती है। विरुद्धाहार अपना कितना सुंदर कंसेप्ट है, शायद मुझे लगता है किसी और मेडिसिन में ये कंसेप्ट किसी सिस्टम में होता भी होगा। और ये भी है, ये भी देखने में आया कि इन्हीं देशों के अंदर कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि सामान्य पर लोग ऑरेंज जूस रखा हुआ है और एक तरफ दूध रखा हुआ है, दूध भी ठंडा ही होता है एकदम। तो एक सिप आप ऑरेंज जूस की पी रहे होते हैं और एक सिप आप दूध की पी रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से विरुद्धाहार है। इसके अलावा जब मांस और मछली के साथ आप दूध का उपयोग करते हो, जब लोगों को इसके बारे में बताया गया कि इसको आप अवॉइड करिए, अगर आपको अगर इन दोनों का ही सेवन करना है, थोड़ा गैप रखिए, कम से कम 1-2 घंटे का गैप होना चाहिए, या अलग अलग समय पर आप इनको उपयोग करेंगे तो आपको शायद लाभ मिलेगा। और दूध को भी अगर आप बॉईल करके थोड़ा ल्यूक वार्म पिए, मैं नहीं कह रहा एकदम गर्म नहीं पी सकते, तो ठंडे की आदत है तो ल्यूक वार्म भी पिएंगे तो आपको इसका डाइजेशन अच्छा होगा। अदरवाइज क्या होता है, दूध का पाचन नहीं होता और बड़े पैमाने पर फिर डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो वो आपको वो लैक्टोज इंटॉलरेंट घोषित करके आपका दूध दही सब बंद करवा देते हैं। तो उसका तो फिर कुछ लाभ मिला नहीं है। ऐसे अनेकों लैक्टोज इंटॉलरेंट केसेस जो कि घोषित तौर पर उनके डॉक्टर्स के द्वारा थे कि इनको टॉलरेंस नहीं है इस चीज की, जब उनको हमने आयुर्वेद के ही सिद्धांत के हिसाब से और उनको दूध के अंदर अदरक और अगर जरूरत पड़े तो हल्दी डलवा के जब उनको उपयोग कराना शुरू कराया, तो अनेकों लोगों को उसकी पाचन क्षमता बढ़ गई। तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे कई प्रयोग रहते हैं जिसको अगर हम लोगों के सामने जब प्रस्तुत करते हैं तो एक बेहतर समाज में हम अपना आयुर्वेद को ले जाने में हमें सरलता होगी। आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स अपनी जो भी हमारी जानकारी है, जो हमारे शास्त्रों में है, जो हमारी बुक्स में मौजूद है, उनके साथ साथ अगर हम इस प्रैक्टिकल कुछ टिप्स को, कुछ ट्रेनिंग को हम अगर एडॉप्ट करना शुरू करेंगे तो हम एक समाज के एक बड़े तबके के पास इस चीज को, आयुर्वेद को पहुंचा पाएंगे। पंचकर्म के बारे में भी यही रहता है अक्सर कि हमारे जो पंचकर्म के जो क्लिनिक्स होते हैं, पंचकर्म तो अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल थेरेपी है, पूरी पद्धति है अपने आप में। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई एक सर्विसिंग किसी की हो सकती होगी किसी भी शरीर के, प्रिवेंटिव तौर पर भी और ट्रीटमेंट के पॉइंट से भी। लेकिन अक्सर लोगों का ये रहता है कि क्लीनलीनेस, हाइजीन और छोटी छोटी जो निटिग्रिटीज हैं जो हमें फॉलो करनी है, वो कहीं ना कहीं लैक कर जाती है। स्वस्थ वर्ग पे हमारा लेक्चर था, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर कमलेश जी भी मेरे से इस मामले में एग्री करेंगे कि अगर हमने उस हाइजीन को पंचकर्म के दौरान और क्या क्या उन तमाम व्यवस्थाएं जो कि किसी भी एक सामान्य पंचकर्म क्लिनिक से लेके एक बड़े पंचकर्म अस्पताल तक लागू की जा सकती हैं, अगर हमने उसको लागू किया तो पंचकर्म जो आज धीरे धीरे एक तरह से होटल इंडस्ट्री के
उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, उसकी कुछ ही चीजों को कैप्चर करती है, पूरा पंचकर्म वो कर भी नहीं सकते क्योंकि बिना आयुर्वेद चिकित्सक के वो हो नहीं सकता, लेकिन वो हमारे पास वापस आएगा। वो आयुर्वेदिक जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उन्हीं का ही डोमेन बनेगा और उन्हीं को ही करने का उस पर फिर वो अधिकार होगा। तो अगर हम इन तमाम चीजों को भी अपने इस तरह के जो व्याख्यान है उसके अंदर अगर हम शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में शायद अच्छे से समझा पाएंगे और बता पाएंगे। और मुझे लगता है कि डॉक्टर हेतल जी, जो आपका जो उद्देश्य है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे चल के एकेडमिया में जाएं, चाहे वो इंडस्ट्री में काम करें, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिस करें, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करें, वो सब जगह सफलता अर्जित करें, वो ध्येय हम उसको पूरा कर पाएंगे। मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से आप सभी को और आयोजकों को बहुत साधुवाद देता हूं और हम इसकी प्रेरणा लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की हम वर्कशॉप्स भारत के अनेकों स्थानों पर भी हम कर पाए। अभी लॉकडाउन हुआ है और हमारा इसका वैसे पूरा प्लान भी है और हम लोग यहाँ ग्रेटर नोएडा में भी और अनेकों स्थानों पर हम इस तरह की कोर्सेज और इस तरह के सेमिनार्स, वर्कशॉप्स को आयोजन करेंगे। आपका पुनः साधुवाद, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी आपका। और मैं आदरणीय दिनेश जी से पुनः प्रार्थना करता हूं कि अगर मेरी आवाज सुनी हो। डॉक्टर दिनेश जी। तो शायद उनका नाम दिख नहीं रहा अभी ऑनलाइन। नहीं, वो हैं, वो दूसरे नाम से हैं। फोन भी उन्होंने पिक किया। भाई साहब फोन नहीं पिक जी। हाँ, वो संपर्क हो, उनसे फोन भी नहीं उठाया तो अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ तब तक अभी हम डॉक्टर दिनेश जी के आशीर्वचनों की हम अभी प्रतीक्षा करेंगे। और इस दौरान आज के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ में हैं। तो अगर दिनेश जी जुड़ जाते हैं तो उनको भी आशीर्वचन हम लेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के 250वें एपिसोड के लिए मैं डॉक्टर प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो हम सब लोगों को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। प्रोफेसर योगेश मिश्रा जी। सभी बंधुओं को और बहनों को मेरा नमस्कार। क्या आवाज पहुंची क्या? जी ठीक है। हाँ जी आ रही है। आज का ये जो कार्यक्रम जिसके लिए सभी लोगों ने साधुवाद दिया, मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है। अब से 5 वर्ष पूर्व जयपुर में NIA में विश्व आयुर्वेद परिषद की एक बैठक हुई थी, केंद्र की टोली की बैठक थी। उसी में उस समय डॉक्टर बलदेव जी वहीं थे और उन्होंने तय किया, और तय करने के बाद में आज एक दूसरे परिवेश में बैठक हो रही है। आपका अपना भवन है, उस भवन के नीचे के तल में 100 लोगों के बैठने का व्यवस्था, और लगातार वहीं अपने घर पे सब लोगों को बुला करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। आज निश्चित रूप से इतना समय बीत गया, ये कई बार लगता है, लेकिन लगातार सातत्य पूर्वक उसी कार्यक्रम को करना, ये इन दोनों लोगों की कर्मठता और आयुर्वेद के प्रति समर्पण का प्रतीक है। विश्व आयुर्वेद परिषद का तो खाली योगदान इतना नहीं है। विश्व आयुर्वेद परिषद ने इन लोगों को कहा तो उसमें से मैं पुनः इन सब दोनों लोगों को मुख्य रूप से, और उसके बाद में जयपुर की इकाई को भी, क्योंकि NIA से सब लोगों को लगातार संपर्क रखना और सबको बुलाना, विद्यार्थियों के साथ संपर्क रखना, ये बहुत बड़ा काम हो गया। आज के इस कार्यक्रम में जो लोग वक्ता के नाते आए, मैं कुछ और विषय रखने की मन में था, लेकिन उसको देख के मुझको लग रहा है कि मैं
अब जो मेरे मन में आई है उसको आप लोगों के सम्मुख रखूं। विश्व आयुर्वेद परिषद की भूमिका ये है कि अब से गत 25-20 एक साल से कुछ लोग इकट्ठे हुए और तय किया कि भाई आयुर्वेद को फिर से उसकी पुरानी जो महत्वपूर्ण स्थिति थी इस देश में विदेश में उसको कैसे पहुंचाया जाए। काम करने में ध्यान आया कि वास्तव में एक तो ये जो उत्तर और दक्षिण का गैप था, जो जहां था अपने अपने में ठीक काम कर रहे थे, लेकिन अलग अलग प्रकार की दूरियां थी। तो पूरे देश में एक ही प्रकार के काम को करने वाले 3-4 संगठन काम कर रहे थे। केरल में कुछ लोग जिज्ञासा के मंच से काम कर रहे थे, और बीच में जो महाराष्ट्र गोमांतक या ये जो क्षेत्र था उसमें बहुत पुराना काम ये आयुर्वेद व्यासपीठ के नाम पर है। फिर इसी बीच में ये जो प्रारंभ हुआ विज्ञान भारती का एक प्रकल्प, जिसमें WSA या वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, उसमें विद्यार्थियों में मुख्य रूप से नवयुवक विद्यार्थियों के साथ में करके एक नस्या का प्रारंभ हुआ, और सब जगह कार्यक्रम हो इसकी दिशा से आयुर्वेद से कोई विशेष लेना देना नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के सब लोगों की चिंता करना, इसके लिए आरोग्य भारती का आयोजन सब जगह प्रारंभ हुआ। उसी क्रम में आरोग्य भारती से कुछ पहले लखनऊ में कुछ लोग इकट्ठे हुए, बनारस में उनका केंद्र बना और विश्व आयुर्वेद परिषद प्रारंभ हुआ। आज की परिस्थिति निश्चित रूप से ऐसा हो गई है कि पूरे देश में विश्व आयुर्वेद परिषद के लिए काम करने वाले, इसी नाम से काम करने वाले, या वो जो हमारे सहयोगी संगठन हैं, किसी से हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन उन सहयोगी संगठनों के साथ भी काम करते हुए बहुत अच्छा एक वातावरण बनना शुरू हुआ है। कुछ दैव योग से इस बीच में शासन में भी कुछ ऐसे लोग आए जिनको लगा कि नहीं, आयुर्वेद में कुछ वातावरण को बदलने की क्षमता है, और उसी दैव योग में से वर्तमान समय में ये जो कोविड आया है उसके कारण से जब पूरी दुनिया के लोग पस्त और त्रस्त हो रहे हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तब हमारे आज के जो तीनों वक्ताओं ने जो विषय रखा कि कुछ नहीं, केवल डाइटिक चेंज करने में, और उषा जी है क्या समझ नहीं पहुंच रहा? जी भाई साहब, आ रही है आवाज। जी भाई साहब, ठीक है। तो ऐसा ये चर्चा हुई। हम लोग 4 वर्ष में उत्सव सामान्य रूप से मनाते हैं, तो अभी वर्तमान में उत्सव पूरे समाज की दृष्टि से उपयोगी है, इसलिए उसकी चर्चा मैं 1-2 मिनट करूंगा। एक नाग पंचमी उत्सव होता है, कुछ जगह श्रावण मास में होता है, कुछ जगह आषाढ़ मास के शुक्ला पक्ष में होता है। तो नाग शब्द एक ऐसा है, नाग शब्द का प्रयोग करते ही करते एक बात ही ध्यान में आती है कि नाग माने शेष नाग का अवतार कहिए, या नाग माने कोबरा। ये बात ठीक है कि नाग माने कोबरा भी है, लेकिन जब अमरकोश देखते हैं हम लोग तो इतनी विभिन्न प्रकार की चीजें नाग के नाम से मिलती है। नाग माने हाथी भी है, नाग माने सर्प भी है, नाग माने शीशक, लेड या टिन, ये धातु भी है। फिर आयुर्वेद में नागकेशर या पुन्नाग या ऐसी भी चीजें हैं। और ध्यान में अगर देते हैं तो नाग के नाम पर ये जो एक पंचभेद प्राणवायु के करते हैं हम लोग, प्राणोदान प्रदान समान, तो एक दूसरे प्रकार से नाग, कूर्म, प्रकर, धनंजय ऐसे करके प्राण का भेद भी है। मैंने नाग अनंत प्रकार से था। तो हम लोगों ने जब प्रारंभ किया तो ध्यान में आया कि नाग के अवतार के नाते से चरक को भी प्रतिष्ठापित किया जाए, क्योंकि इससे पहले धन्वंतरी जयंती तो पूरे देश में प्रतिष्ठापित थी, लेकिन चरक के नाम पर कोई ज्यादा इस टाइप का काम नहीं था। अब धीरे धीरे प्रतिष्ठापित हो गया। हम लोग इसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं आयुर्वेद के बारे में, भी जो डॉक्टर महाजन है उन्होंने बहुत बढ़िया प्रकरण लिए कि हम कुछ कर सकते हैं क्या।
हम केवल भाषण दे सकते हैं कि उसका व्यक्तिगत जीवन में, और ये इतना ही अगर हो जाए कि एक हमने आयुर्वेद पढ़ा है या आयुर्वेद के बारे में जानकारी है, तो उसके माध्यम से हम अपना स्वास्थ्य तो ठीक कर सकते हैं और उसमें कोई अंतर नहीं करना। मुझे ध्यान है एक बार जो KS धीमान जी, जो इस समय महानिदेशक है, वो बरेली किसी कार्यक्रम से आए थे, उस समय जामनगर में थे। तो बरेली आने पर जब विषय निकला तो उन्होंने कहा भाई आप कुछ नहीं कर सकते, तो 2 मिनट जब स्नान करने जाते हैं तो ये जो एक उंगली में घी लगा करके या तेल लगा करके अपने जो नासारंध है, नास्तिल से, इसमें लगा लेने में आपको क्या अंतर पड़ने वाला। और उन्होंने कहा था कि आप 6 महीने लगाइए, फिर आप भूल जाएंगे कि आपको कभी जुकाम होता कि नहीं होता। मैंने ये उनका कॉन्फिडेंस था। तो ये बात आज भी विषय में से निकली। तो ये जो वर्तमान समय है, इसकी समस्या का कई कारण हैं। जैसे अभी आया ना, चाइना की समस्या है, क्या है, एक कारण इसमें निश्चित रूप से पर्यावरण भी एक कारण है। और पर्यावरण में क्या है कि हमारे शास्त्रों में जो कहा गया उसको हम लोग या तो जानते नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो मानते बिल्कुल नहीं। अब 2 जो वृक्ष है, उन दोनों वृक्षों को हमने क्या किया, पूजा का स्थान मान लिया। एक है बट वृक्ष, अभी बट सावित्री का आषाढ़ मास में पूजन होता है, सब उसकी महिलाएं पूजन करती हैं। महिलाएं पूजन करने के बाद में उसकी परिक्रमा करती हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों में 1-2 मील तक चले जाइए, कहीं आपको बट वृक्ष मिलेगा नहीं, तो कहीं बड़ी दूर से कहीं करके होता है। लेकिन जब उसका अपना ग्रंथ देखते हैं तो गर्भदम बट शुंगम तू पिबेत बंध्या रजस्वला, माने वो निश्चित रूप से बंधत्व के ट्रीटमेंट के लिए, वो जैसे ही अपने डॉक्टर प्रमिला बहन जी ने ये जो चर्चा की कि भाई शास्त्र में जो लिखा है उस पर हम विश्वास क्यों नहीं करते, तो अब ये जो वटशृंग की चर्चा की है, इसका प्रचार तो, इसको हम जानते भी नहीं, जानते हैं तो भी सोचते हैं कि नहीं फर्टिलिटी का केस है या स्टेरिलिटी का केस है, तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये इस प्रकार की औषधियां क्यों नहीं प्रयोग में लाते। बालिना शुक्ल पक्षेतु पुष्येण च समाहृतम, अब ये श्लोक है, इसका उपयोग अगर करना तो इसके लिए बट के वृक्ष भी तो चाहिए। बट वृक्ष के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारी भूमिका जब ये जो खड़ा होता है पेड़, तो उसका लगभग 27% गर्मी को ये सूखता है, हार्डनेस को सोखता है और वापस उसको भेज देता है, जिससे कि बादल बनते हैं। बट वृक्ष कम हो गए, इसके कारण से पूरी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो प्रति वर्ष 1 डिग्री बढ़ जाता है। पहले 40-45 था, 45 से 48, 49, 50 होने लगा, और अगर इसी गति से बढ़ा तो लोग समझने लगे हैं कि आगे आगे तक जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा पेड़ है अश्वत्थ, पीपल। अब पीपल के पेड़ की पूजा तो करने लगे, लेकिन हम भी मानते हैं कि अगर रिसर्च करनी है तो रिसर्च की एक ही तरकीब हो सकती है कि पीपल का कोई मॉलिक्यूल निकाला जाए, उस मॉलिक्यूल का देखा जाए, उस मॉलिक्यूल का उपयोग चूहों पे किया जाए, चूहों के बाद में उसका मॉलिक्यूल का उपयोग छोटे जानवरों पे किया जाए, क्या प्रयोग होता है। ये प्रयोग क्यों हम अपनी बात पे विश्वास नहीं करते, ये बात एक बार हम लोगों की खुद की समझने की चीज है। अश्वत्थ के बारे में भी कहा गया कि अश्वत्थ फल मूलक शुंग सिद्धम पयो नरः, उसकी सब चीज, अश्वत्थ के फल, अश्वत्थ की मूल, अश्वत्थ की त्वक, अश्वत्थ का शुंग, इनको सिद्ध करके जो जल दूध है ये व्यक्ति कोई पीता है, पीत्वा शशर्करा छौद्रम कुलिंग एव हर्ष्यति, ये व्यक्ति के मनोभाव को ठीक करके इतना प्रसन्न कर देता है उसको, जैसे चिड़ियाएं चहकने लगती हैं, चहचहाने लगती हैं। माने ये प्रसन्नता को व्यक्त करने वाला, विषाद को सब तक समाप्त करने वाला ये एक योग, अच्छा योग हो सकता है। अब इन दोनों के लिए हमको वृक्ष लगाने पड़ेंगे। ऐसे आंवला के बारे में हो सकता है, ऐसे अन्य के बारे में हो सकता है। तो क्या हम अपने चिकित्सा जीवन में ज्यादा ना करते हुए प्रतिवर्ष 1 पेड़ की चिंता करेंगे कि भाई प्रतिवर्ष 1 पेड़ लगाएंगे। अगर प्रभु ने हमको जब हम स्टेब्लिश हो गए उसके बाद भी 30-40 साल का समय दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने जीवन काल में 40-50 पेड़ नए लगा करके उनको समाज को दे सकते हैं। निश्चित रूप ये भी एक समाज की एक सेवा एक प्रकार हो सकती है। एक दूसरी बात, हम लोगों की जो रिसर्च की टेक्निक है, एक तो यह है रिडक्शनिस्ट, जो इसकी चर्चा मैंने की, जिसकी चर्चा आज भी हो रही है। जब डॉक्टर अपने मोदी जी कहते हैं कि भाई हमको डाटाबेस और ऐसा चाहिए
कि ये जो आप कह रहे हैं, काढ़ा कह रहे हैं, इससे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो काढ़े में से कोई एक मॉलिक्यूल निकालिए। सब क्षेत्रों में यही हो रहा। गोमूत्र का, पंचगव्य का प्रयोग करना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकल बात है कि अभी हम लोगों ने इसी कोविड के बीच में जो कई कार्यक्रम किए, उसमें एक कार्यक्रम में डॉक्टर बघेल आए थे। उन्होंने बहुत अपने जीवन की रचना बताई, अपने जीवन का उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि हमने शायद तमाल पत्र पे या तेजपात पे कहा कि उसका जो हाइपोग्लिसिमिक इफेक्ट है वो क्या है, तो निकाला तो उसका कोई एक मॉलिक्यूल निकला, वो हाइपोग्लिसीमिया उससे हुई। और उसका दुष्परिणाम में हुआ कि जब हमने जो प्रयोग में उसका प्रयोग किया तो उसके कारण से उस जंतु पे हाइपोग्लिमिक इफेक्ट बहुत अच्छा निकला। तो बाद में चर्चा करने में पता लगा कि जब हम पूरे तमाल पत्र का या पूरे तेजपात का उपयोग करते हैं तब ये दुष्प्रभाव नहीं होता, क्यों? प्रकृति ने जो जैसा बनाया है बैलेंस बनाया है। अभी जो अपनी जो एक टास्क फोर्स बना था आयुर्वेद के लिए, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर पटवर्धन जी, जो उसके यूजीसी के अध्यक्ष है, उन्होंने अपना उदाहरण दिया, अपना चर्चा की कि जब वो एमएससी में पढ़ रहे थे तो उन्होंने एमएससी में प्रोजेक्ट लिया कि हम भल्लातक के गुण दोष देखेंगे। और भल्लातक के गुण दोष देखने के प्रसंग में जब उन्होंने उसका कोई अलग से एक अल्कलाइड निकाला, उसका प्रयोग किया तो उसका बड़ा दुष्परिणाम हुआ। तो बाद में लोगों से चर्चा की, वैद्य से चर्चा की, तो उन्होंने कहा यार भल्लातक का मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, ये गलत है। भल्लातक एज इट इज जैसा प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति में बैलेंस्ड है। तो हम इस प्रकार के उदाहरण से सब चीजें हम लोगों के सामने हैं। मैं आज जो विश्व आयुर्वेद परिषद के कम से कम 4 अच्छे पदाधिकारी मैंने पदाधिकारी सभी हैं, लेकिन 4 जो काम में लगे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र जी है, ये फिर डॉक्टर अपने नितिन जी है, ये हमारे एक सचिव हैं, फिर डॉक्टर बलदेव जी ये उपाध्यक्ष है, और हेतल जी जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं। इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि रिसर्च के आयुर्वेद के क्षेत्र में 2 प्रकार के लोग आ रहे हैं। एक तो विद्यार्थी आ रहे हैं जिनको 3 साल तक कैसे भी कोई एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उस पर रिसर्च करनी है, लेकिन उनके आगे अभी स्टेब्लिश होने की समस्या है। तो वो चाहते हैं कि कैसे भी जो परिणाम हो ना हो, जैसा भी हो, काम हो जाए और हम आगे स्टेब्लिश हो जाए। वो तो जो जैसा कर रहे हैं अभी करने दीजिए, लेकिन ये जो दूसरे प्रकार के लोग हैं जो स्टेब्लिश हो चुके हैं, जिनके आगे कोई समस्या नहीं है और जो इस विचार से सहमत भी हैं कि नहीं नहीं ये टेक्निक जो विदेश की आई हुई टेक्निक है, जो मैकाले की पद्धति की टेक्निक है, वो ठीक नहीं है। आयुर्वेद का शोध आयुर्वेद के ढंग से होना चाहिए। तो ऐसे 25-50-100 लोगों का समूह बना करके, जो सब लोग परिचित हैं उनसे, और इस प्रकार के उनके साथ में एक अलग प्रकार का एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाए। उनके जो शोध हैं उनका उपयोग कैसे हो सकता है। जैसे आज जो 2-3 लोगों ने जो विषय रखा, डॉक्टर नितिन जी ने चाहे वो बहुत सरल प्रयोग रखा, लेकिन ये रखा कि भाई ठीक है, हाइजीनिक पैरामीटर्स जो है वो कैसे डेवलप किए जाए और कैसे उनका फॉलो किया जाए। डॉक्टर कमलेश जी ने जो होटल मैनेजमेंट से लेकर के और बाकी स्वस्थ वृत्त जो है वो स्वस्थ रहने के लिए सबके लिए उपयोगी है। और डॉक्टर प्रमिला जी ने जो उत्तर बस्ती का रखा कि भाई वो कह रहे हैं कि धोखा किसी ने दिया हो तो बात दूसरी है, लेकिन मैंने जितने भी प्रयोग किए उसमें हमको असफलता नहीं मिली। तो जब इतना ये टाइम टेस्टेड प्रयोग है, इसके लिए फिर उस पद्धति से प्रयोग करने में और होगा भी नहीं। उस पद्धति से अगर हम लोग उसका अनुसंधान करने की प्रक्रिया ढूंढेंगे कि इसका कोई मॉलिक्यूल ढूंढ के उसके प्रयोग किए जाएं, तो उससे लाभ नहीं होगा। तो ये नए प्रकार की जो रिसर्च यूनिट है, उसमें हम लोगों ने आयुर्वेद में जो विद्वत परिषद की कल्पना की है कि जो ऐसे श्रेष्ठ लोग हैं उनको जोड़ा जाए और उनके अनुभवों का सामाजिक व्यवहार में कैसे प्रयोग में लाया जाए। तो ऐसा एक अनुरोध करता हुआ मैं पुनः अपनी बात इसलिए फिर से ये जो संचालक हैं जिन्होंने 250 दिन तक 250 सप्ताह तक इस कार्यक्रम को लगातार चलाया है, आगे भी चलाते रहेंगे, उनसे ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक नया जो प्रोजेक्ट है उसमें कैसे किस को जोड़ना है, क्या करना है, उसकी चर्चा आप लोग कर लेंगे। लेकिन वो कहाँ कैसे लोग चलाएंगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट को शीघ्र ही प्रारंभ करें। और मैं सोचता हूँ कि इस बार चरक जयंती का समारोह सम्मान उसी ढंग से करें, इससे पहले या उस अवसर पर इस टाइप के प्रोजेक्ट को प्रारंभ करें कि जो इस टाइप की जो शोध करने के विचारक हैं या शोध कर सकते हैं,
या जिनको लगता है कि भारतीय पद्धति से शोध ये अधिक उपयोगी है, ऐसे सब लोगों का एक फ्रंट बना करके और उसमें इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रारंभ करें, ऐसा अनुरोध करता हुआ इस बार मैं सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देता हुआ और आज के कार्यक्रम में 4 सप्ताह पहले भी इस कार्यक्रम में था, तो मैंने अनुरोध भी किया था, जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं इस कार्यक्रम में रहना है, मैं तो अभी रह चुका हूँ, तो रोड का नहीं आपको रहना है। तो लेकिन ये बात सही है कि मैं नहीं कार्यक्रम में अध्यक्ष के नाते होता तो भी ये कार्यक्रम तो सुनने वाला था, लेकिन इसके बाद भी रहा और ये जो 2-3 लोगों के विचार आए उनसे समन्वित एक नया विचार प्रारंभ में आया है। कार्यकर्ता इसको आगे बढ़ाएंगे, ये निश्चित रूप से आयुर्वेद के क्षेत्र में और विश्व आयुर्वेद परिषद के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में एक नई उपलब्धि और प्रगति का प्रारंभ होगा। ऐसी बात कहते हुए मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमारे बीच में बहुत प्रतीक्षा के बाद डॉक्टर दिनेश जी जुड़े हैं, तो मैं निवेदन करूंगा भाई साहब आपसे कि अपने आशीर्वचन हम लोगों तक दें और बहुत देर से इंतजार है आपका। मैं जुड़ा तो पूरे समय था। सभी को नमस्कार जी। तो तकनीकी कारण से मोबाइल के बाद फिर लैपटॉप बीच में से लाना पड़ा। ये जिस प्रकार की श्रृंखला ये छात्रों के लिए चली थी, उसी का ये 250वां सोपान है। उसमें अब कितने लोग जुड़े होंगे तो जानकारी नहीं है, तीनों लोगों के सुने भी हैं। मूल तो स्वस्थ व्रत जीवन शैली का एक अंग है, उसको लेकर मैं राजस्थान से जुड़े 2 नाम बताता हूं। एक स्वस्थ व्रत का पालन करने वाले और उसके जानकार, और एक स्वस्थ व्रत की जानकारी तो नहीं रखते थे, उसका पालन करते थे। भारतवर्ष में सबसे अधिक आयु के बाबा कमल नयन दास जी, गहंकर भिंडूसी, ऐसे उस स्थान पर रहते थे। जनवरी में 127 वर्ष की आयु में उनका गोलोक गमन हुआ है। कर्क रोग यानी कैंसर, उसकी चिकित्सा वो करते थे। पद्धति पर करते थे। डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी शब्द प्रयोग किया था अभी। मैं उनके दर्शन करने गत वर्ष गया था, तो कहा कि मेरे शरीर को हाथ मत लगाना, ये मेरा दूसरा कायाकल्प है। तो उंगली रखते ही वो रक्त आने लगता था। गौ आधारित कुछ नहीं, कट गया। कुछ नेट की तकलीफ के कारण शायद वो हाँ जी आवाज ऑडियो वीडियो दोनों हमसे भाई साहब का कनेक्शन थोड़ा छूट रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी आ रही है क्या? हाँ जी अब आ रही है। जी 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 हाँ जी हाँ जी अभी आ रही है आवाज? जी जी जी। पिछला में थोड़ा सूत्र फिर से जोड़ना पड़ेगा, कुछ हुआ था स्पष्ट। तो वो 127 वर्ष की आयु में राजस्थान में ही वो भिवाड़ी के पास स्थान है गहंकर, तो स्वामी जी गोलोकवासी हुए हैं। सरसंघ चालक जी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। ऐसा एक लंबा जीवन स्वस्थ व्रत को, आयुर्वेद जीवन शैली को ध्यान में रखकर उनका रहा है। दूसरा एक धन प्रकाश जी त्यागी, जयपुर भारती में रहते थे। 103 वर्ष की आयु में वो भी गए।
नियमित दिनचर्या, स्वास्थ्य, ऐसा सारा स्वस्थ व्रत बिना पढ़ने के पश्चात भी उसका जीवन देते थे। गत दिनों धन्वंतरी पुरस्कार गोलोकवासी वेंकटाचार्य जी को मिला, वो आयोजन भी जयपुर में ही था। और दक्षिण भारत में एक लंबी श्रृंखला, जिसको एक शब्द प्रयोग करते हैं, आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई उसी ने। उनके संपर्क में जो छात्र आया जीवन भर उनसे जुड़ा रहा। जैसे डॉक्टर हेतल अभी अपनी दीदी जिन्होंने अपना विषय रखा, वो उनकी गुरु भी रही हैं, तो भावुक भी थी और उनको बहुत आनंद भी आ रहा था। तो एक अलग एक इस प्रकार का ये श्रृंखला है। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा, गुरुकुल कांगड़ी में, उस परिसर में नाम थे छोटा परिवार बड़ा परिवार। प्राध्यापक लोग जहां रहते थे, छात्र लोग जहां रहते थे। ऐसे जो इससे बाहर की बातें हैं, डॉक्टर निगम जी का इस श्रृंखला में भाषण मैंने छात्रों की कार्यशाला में सुना था 4 वर्ष पहले जयपुर में। तो इतने तेजस्वी, इतने ओजस्वी, इतने अच्छे विद्यार्थी संचालन करने वाले, उनमें से कई के नाम भी जानता हूं। तो ये जो उनको जोड़ने की प्रक्रिया ये हमने प्रारंभ की है, वो विषय के तज्ञ तो बनते ही श्रृंखला में से। तो एक भारत के आयुर्वेद को समर्पित एक नई पीढ़ी के बहुत अच्छे लोग, उनमें से कई स्थानों पर मैं भी उनको जानता हूं। तो इस